प्रिय प्रिय, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी बहन को अंदर आने दो, वरना वो भूख से मर जाएगी। ये कहाँ है? प्रिय, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी पत्नी कहाँ से आई? क्या मैं समय में यात्रा कर गया हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। और बन गया हूँ एक अकाल के समय का प्राचीन किसान। मेरी बहन हमारे पास आई है, लेकिन मैं अनाज की कमी से चिंतित था, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। इसलिए मेरी पत्नी यहां घुटने टेके है, मुझसे बहुत विनती कर रही है। मेरी बड़ी साली लूशी दीदी, आखिर यह भी तो एक जान है। मैं कैसे किसी की जान बचाने से मुंह मोड़ सकता हूं? छोड़ो, अपनी बहन को अंदर आने दो। धन्यवाद पति जी, धन्यवाद पति जी। जीजा जी, आपका यह एहसान मैं लूफान कभी नहीं भूलूंगी। बहू, मैं थोड़ा पानी गर्म करती हूँ, फिर तुम दीदी को गर्म पानी से नहला देना। धीरे आओ। अब घर में इतनी गरीबी है, मुझे 2 औरतों का भी पेट भरना है। लगता है मुझे बाहर खाना ढूंढने जाना होगा, लेकिन अकाल का समय है, हर घर में खाने की कमी है। इस पहाड़ के जानवर तो लगभग खत्म हो गए हैं, बाहर सब जगह बंजर जमीन है। मैं खाना कहाँ ढूंढूं? मुझे पता है कहाँ खाना मिल सकता है, लेकिन मैं अपने मालिक को कैसे बताऊं? कौन बोल रहा है? क्या मालिक मेरी बात सुन सकते हैं? कौन मुझे मालिक बुला रहा है? तुम तो नहीं हो ना वह पीले? मालिक, क्या आप मेरे मन की बात सुन सकते हैं? हाँ, मैं सुन सकता हूं। बहुत अच्छा मालिक, मुझे पता है कहाँ और खाना है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। मालिक, इस जंगली सब्जी के खेत की मिट्टी अच्छी है, कभी कभी कुछ जंगली सब्जियां उगती हैं, हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन तुम्हारे पूरे परिवार का पेट भरने के लिए काफी है। इसके अलावा जंगली सब्जियों वाला मैदान दक्षिण में 500 मीटर दूर है। एक छोटी नदी बहती है, बस रास्ता थोड़ा खड़ी है। गांव के बहुत से लोग उस पर चलने से डरते हैं, लेकिन उस नदी में मछलियां हैं, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। हमें कुछ और मछलियां मिल सकती हैं। डहुआंग, सैनिकों को लंबे समय तक प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे एक ही दिन में काम आ सके। मैंने तुम्हें व्यर्थ में नहीं पाला। मालिक की मदद करके मैं बहुत खुश हूं। चलो डहुआंग, मुझे उस मेले पर ले चलो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। 2 मछलियां पकड़ो, मेरी बड़ी साली और मेरी पत्नी के लिए। शरीर को पोषण दो। ठीक है मालिक। मालिक, यह पानी उथला है और मछलियां बहुत हैं, तुम यहां आकर पकड़ो। बिग येलो, मैं बिग येलो के दिल की आवाज सुन सकता हूं। मछली की आवाज सुन पाऊंगा या नहीं पता नहीं। लगता है मैं जलजीवों के दिल की बात नहीं सुन सकता। दीदी जाग गई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर। मेहरबानी जीजा जी, मुझे आश्रय देने के लिए। अगर तुम नहीं होते, मुझे डर है कि बड़ी दीदी, परिवार में 2 तरह की बातें नहीं होती। आज जब मैं जंगली सब्जियां तोड़ने गई थी, तो 2 मछलियां भी पकड़ ली। तुम और शिव ने खा लेना, पेट भरने के लिए। अभी तो अकाल का समय है, हमारे गांव की नदी हर घर ने उसे खाली कर दिया है। तुमने 2 मछलियां कैसे पकड़ी? अभी बड़े पीले ने मुझे एक गुप्त रास्ता दिखाया, पहले किसी को पता नहीं था। अगर मैं अपनी पत्नी को बताऊं कि मैं जानवरों के दिल की बात सुन सकता हूं, तो वो डर जाएगी। बेहतर होगा कि हम कोई दूसरा तरीका अपनाएं। जब भगवान मेरे साथ सब्जियां खोदने गया था, तो हमें एक छोटी नदी मिली। उस नदी में ठीक 2 मछलियां थीं। लेकिन ठीक है पत्नी, पहले मैं खाना बनाता हूं। अरे हाँ, एक बात, उस नदी में मछलियां तो पहले ही सब पकड़ी जा चुकी हैं। अगर हमें लंबे समय तक पेट भर खाना है, तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बहनोई, तुमने न सिर्फ मुझे अपने घर में ठहराया, बल्कि इतनी मेहनत से खाने की तलाश में भी जाते हो। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। दीदी, ऐसी औपचारिक बातें मत किया करो, पेट भरना ही सबसे जरूरी काम है। अच्छा हुआ ये जंगली सब्जी अभी ताजी है, मैं जाकर इसे बनाती हूँ। हाँ दीदी, हम सब मिलकर पूरे परिवार की मेहनत करेंगे, निश्चित ही इस अकाल वर्ष को पार कर लेंगे। तुम लोग साथ हो तो अब मेरे पास भी जीने का एक कारण है। अब मैं हैवान के दिल की बात समझ सकता हूँ। खाना ढूंढना अब आसान होगा, लेकिन फिर भी ठीक से योजना बनानी होगी। सारी उम्मीदें सिर्फ हैवान पर नहीं टिका सकते। अब मैं सिर्फ हैवान के दिल की आवाज सुन सकता हूँ। पता नहीं अब भी दूसरे जानवरों के दिल सुन सकता हूँ कि नहीं। मुझे बाहर जाकर कोशिश करनी होगी। अकाल का समय है, एक जीवित जंगली जानवर ढूंढना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। इतने सारे फूल, मैं कुछ तोड़कर ले जाऊंगा, वो बहुत खुश होगी। तुमने नहीं सुना है, सड़क किनारे के जंगली फूल नहीं तोड़ने चाहिए। तुम इंसानों को सचमुच भूख ने पागल कर दिया है। जंगली फूल तक खाने को तरस गए, क्या तुम हमें जीने का रास्ता भी नहीं दोगे? मधुमक्खी भैया, मैं बस कुछ फूल तोड़ना चाहता था, कोई दूसरा मतलब नहीं है।
हम ऐसे बोल रहे हो जैसे सच में हो। कौन जाने तुम हो भी या नहीं। हमारा शहर भी ले जाना चाहते हो। सुन लो, हमारी मधुमक्खियों की हालत अच्छी नहीं है। बुरे साल में फूलों का रस भी कम है। तुम फिर भी परेशानी करने आए हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें पीट दूंगा? मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। मधुमक्खी दादा, मैं अभी जा रहा हूं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर संभव हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह दुर्लभ संसाधन। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इलाके से जरूर दूर रहूंगा। तुम्हारी इतनी ईमानदारी देखकर और विनम्रता के कारण मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। पूर्व में 10 मील दूर एक पहाड़ है, वहां एक लिंजी मशरूम है। लेकिन वहां एक पागल जंगली सुअर भी है, सीधे दूसरे जानवरों पर हमला करता है। पहाड़ पर कुख्यात बदमाश है। तुम थोड़ा सावधान रहना। लिंगजी, वो चीज काफी कीमती होगी। शुक्रिया। मधुमक्खियों ने कहा यहाँ जंगली सुअर आते हैं, मुझे सतर्क रहना होगा। यह किसी इंसान की महक है। मैं इस पहाड़ पर सालों से राज कर रहा हूं, अब तक किसी ने मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं की। मैं देखना चाहता हूं, ये कौन सा जीना नहीं चाहने वाला इंसान है जो मुझसे लड़ने आया है। यह आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है। मुझे इसे शांत रखने का कोई तरीका सोचना होगा, फिर मौका देखकर इसे काबू में करना होगा। जंगली सुअर भैया बस रास्ते से गुजर रहा था। सचमुच अहंकारी इंसान। देखता हूं तुझे उड़ाकर नहीं फेंकता। अच्छा हुआ यहाँ पहले से बूढ़े शिकारी का बनाया फंदा था। ये जंगली सुअर इन सालों में हमेशा दूसरे जानवरों को सताता रहा, अब तो इंसानों पर भी हमला करना चाहता था। इस जाल में फंसकर मर गया। यह अपनी करनी का फल है। ढूंढ रहा था। मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। आप रसोई में क्या कर रहे हैं? अरे मैं तुमसे कहता हूं, मैंने आज एक जंगली सुअर का शिकार किया है। मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही सुन रखा था कि तुमने एक विशाल जंगली सुअर का शिकार किया। वो भी मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया है। बस तुमसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे गांव में जंगली सुअर कौन खरीदता है? लिन घर का लड़का। तुमने सही इंसान ढूंढ लिया। मैं अभी ले लेता हूं। अभी गांव में अनाज का संकट है। सुअर का मांस बहुत कीमती है। आम लोगों के लिए मिलना मुश्किल है। जैसे तुम्हारे हाथ में ये जंगली सुअर का मांस है। हालांकि यह घरेलू सुअर से थोड़ा दुबला है, लेकिन मात्रा काफी है। 24-50 1 किलो। भैया दोंग, मेरा हिसाब भी कुछ खास नहीं है। तुम समझाओगी तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। बस तुम मुझे ये बताओ, मैं पूरा सुअर तुम्हें बेचता हूं, तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो? मैं भी घुमावदार बात नहीं करूंगा। ये सुअर 200 से ज्यादा जिनका होगा। मैं एक पूरा अंक बना देता हूँ। 4 टाइल चांदी। तुम क्या सोचते हो? ये तो बराबर है हमारे पूरे परिवार के 1 साल से ज्यादा के खर्च के। ये जंगली सुअर तो बहुत कीमती है। ठीक है, कोई बात नहीं, डील पक्की। बहू, जी हाँ, आ गया। लिन परिवार का लड़का, सुना है तुमने एक जंगली सुअर का शिकार किया है। 200 से भी ज्यादा किलो का है। अरे वाह, लिन परिवार के लड़के, तुम सच में बहुत होशियार हो। ये चांदी के टुकड़े गिन लो, देखो काफी है या नहीं। अरे छी, तुम और डोंग दादा दोनों ईमानदार हो। मुझे तुम पर भरोसा है। ये कैसे चलेगा? पैसे सामने गिनने से ही चैन मिलता है, और फिर तुम बच्चे भी सीधे साधे हो। अगर कोई और होता तो मोलभाव करने लगता। लिन जी के बेटे, आगे जब भी सुअर का शिकार करो या कोई और जानवर, तुम ले आना। मैं फिर भी आज के भाव से ही खरीदूंगा। मैं और मेरी पत्नी दोनों नकद देते हैं। हम आपको धोखा नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है भैया डोंग, आप ऐसा कर रहे हैं। आगे से मैं जरूर ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन एक बात फिर से साफ कर दूं, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर उन मधुमक्खियों ने न बताया होता, मैं इस विशालकाय को पकड़ ही नहीं पा रहा हूं। मधुमक्खी मतलब तुम मधुमक्खी की बात समझ सकते हो। अरे डोंग दादा, आप गलत मत समझिएगा। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतने संवेदनशील क्यों हो? मधुमक्खी कैसे बोल सकती है? तुम ही बताओ, है ना? अरे तो सुन, मजाक भी छोड़ो। मुझे पता है तुम्हें जरूर कोई खास योग्यता है, नहीं तो तुम पकड़ कैसे सकते इतने विशाल जंगली सुअर को। इस बारे में चिंता मत करो, मैं इधर उधर नहीं बताऊंगा। आखिरकार हर किसी के पास अपना छोटा सा राज होता है। अरे ये डोंग दादा, आप ही समझदार इंसान हैं। वैसे घर वाले मेरी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं अब चलता हूं। अच्छा ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। आज इतनी रात हो गई है, आयु अभी तक वापस क्यों नहीं आया? चिंता मत करो, ये बहनोई तो बहुत ताकतवर है, जरूर सुरक्षित रहेगा। शायद अभी आ जाए। घबराओ मत। और सोचो भी, वो आज पहाड़ों में गया है, शायद कुछ अच्छी चीज मिल गई होगी। अभी वो बहुत खुश होगा। ऐसी ही आशा है। चलो थोड़ी देर बैठो। चिंता मत करो पत्नी और बहन, मैं वापस आ गया हूं। जीजा जी, आप आ ही गए। मेरी बहन तो बहुत घबरा गई थी। पत्नी, यह क्या है? कितना सामान है? ये सब तुम कहां से लाए हो? आज किस्मत अच्छी थी, पहाड़ से एक जंगली सुअर पकड़ा, दोंग दादा के घर पहुंचा दिया, कुछ पैसे मिले, कुछ खाने का सामान खरीदा। विस्तार से खाना खाते वक्त धीरे धीरे सब बताऊंगा। बहनोई, लगता है तुम्हारी ताकत ही नहीं,
दिमाग भी तेज चलता है। इतना पैसा कमा लिया, और ये खाने की चीजें भी कई दिनों तक खाने के लिए काफी हैं। बिल्कुल सही। क्या मैं तुम्हें भूखा रख सकता हूँ? चलो इन चीजों को सही करते हैं, फिर हम जश्न मनाएंगे। ठीक है, फिर मैं रसोई में जाकर इन सबको सही कर देती हूँ। बड़ी दीदी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर है मैं ही चलूं। फिर धीरे से जाना। युआन को देना। इससे पहले मधुमक्खियों ने मुझे बताया था पहाड़ पर लिंगजी मशरूम भी मिलते हैं। बस रास्ते में एक जंगली सुअर मिल गया, और वो भी नहीं मिला। लगता है फिर भी ढूंढना पड़ेगा। युआन, अब घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम भी बाहर काफी मेहनत कर चुके हो, शायद अब रुककर आराम कर लो। मैं बिना काम के नहीं रह सकता बहू। और सुनो, उस पहाड़ में कई अच्छी चीजें हैं, शायद हम मिल भी जाएं। तुम और तुम्हारी दीदी घर पर आराम से रहना, बस मेरे लौटने का इंतजार करना। ये है मेरे जीजा जी का स्वभाव। वाकई बहुत जल्दी है, लेकिन उसकी मेहनत का ही तो फायदा है हमारे घर का जीवन, तभी तो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। मैं तो बस उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, और हर दिन इतनी मेहनत करता है, मुझे डर है कि वो थक जाएगा। तुम चिंता मत करो, जीजा जी तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। देखो, हर बार लौटते वक्त कितने खुश होते हैं, बिल्कुल बच्चे जैसे। जरूर पहाड़ पर ही होंगे, कोई मजेदार चीज देख ली होगी। शायद इस बार पहाड़ से कुछ न कुछ लेकर आए, अजीबोगरीब चीजें। ये कहने के बावजूद लेकिन ये पहाड़ आखिरकार खतरनाक है। इतने सारे जंगली सुअर और जहरीले सांप वगैरह। यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी है जिसे समझा नहीं जा सकता, या स्पष्ट रूप से बयान नहीं किया जा सकता। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति एक लापरवाह आदमी नहीं है। तुमने देखा उसे हाल ही के इन कुछ बार। कौन सा ऐसा बार था जब वो सकुशल वापस नहीं आया? और फिर अब उसके हाथ में धनुष बाण है, और वो बेलों से फंदे भी बना लेता है। वो तो बहुत चालाक है। चलो खाना तैयार है, चलो हम खाना खाने चलते हैं। हाँ, मैंने छोटी मधुमक्खी के बताए रास्ते पर चल लिया, लेकिन लिंगजी का नामोनिशान तक नहीं दिख रहा। क्या यही वो लिंगजी है जिसकी बात छोटी मधुमक्खी कर रही थी? सचमुच लिंगजी है। छोटी मधुमक्खी गैनोडर्मा ल्यूसिडियम के बारे में बात कर रही थी, है ना? ये वास्तव में गैनोडर्मा ल्यूसिडियम है। फिर भी दो पौधे। आखिरकार यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। इंसान, तुमने मेरे दोस्तों की मदद की, उस दुष्ट जंगली सुअर को मार डाला। ये गैनोडर्मा हमारा आभार मानने का तरीका है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इंसान, तुम्हारी दयालुता और साहस हमें सुकून देते हैं। इस जंगल में अभी भी कई रहस्य हैं, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं खोज सकता। आशा है तुम इसे सुरक्षित रखोगे, यहाँ की हर चीज को। चिंता मत करो, मैं यहाँ के हर प्राणी का सम्मान करूंगा। इस जंगल की रक्षा करने वाले अच्छे लोगों का भला होता है। हम मधुमक्खी जाति और अन्य जानवर हमेशा तुम्हारे लिए परिवार की रक्षा करेंगे, अनुकूल मौसम और समृद्धि लाते हुए, तुम्हारे आशीर्वाद से। ये गनोदमा बहुत उत्तम गुणवत्ता का है। ये गनोदमा तो मुझे ये पाना भी आसान नहीं था। आप मुझे सिर्फ कीमत दिखा दीजिए, एक या दो पौधे। आपको कैसा लगा ये कीमत? इस अकाल के समय में बहुत अच्छा सौदा है। भैया, थोड़ा और जोड़ दीजिए। ये गहरे जंगलों में उगता है, आम लोग इसे ढूंढ नहीं सकते। इसके अलावा इसकी चमक और आकार देखिए, इसकी कीमत जरूर अच्छी होगी। हाँ, तो 5 तोले। मैं ये तीनों पौधे ले लूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। मुझे इन्हें वापस ले जाकर संसाधित करना है। मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, कम से कम 6 तोले। 1 तोला भी कम होगा तो नहीं बेचूंगा। अभी अकाल का समय है, 3 कुड्डी मिलना आसान नहीं है। अगर आपको कीमत ठीक लगे तो सौदा पक्का, अगर आपको ठीक न लगे तो दूसरी दुकान देख लीजिए। ठीक है, 6 तोले ही सही। लेकिन आगे से इतनी अच्छी चीज मिलेगी, पहले ही मुझे बता देना। लिंग जी, आप संभालिए। ये तो बहुत अच्छा है। लौट आए। दीदी, मेरी बीवी कहाँ है? वो तो तुम्हारे जैसी ही है, बैठी नहीं रह सकती। देखो ना, फिर गांव के अमीर घर में मजदूरी करने चली गई। मैं पैसे कमाता हूँ तुम सबका पालन पोषण करने के लिए। वो मजदूरी इतनी कठिन है, बेहतर होता घर में फूलों की देखभाल करती। अरे तुम बस उसकी बहुत ज्यादा लाडली कर दी है। लेकिन तुमने जो कहा वो भी सही है, उसका ये स्वभाव वाकई चैन से नहीं बैठता। बिल्कुल उस समय की मेरी तरह, हमेशा ज्यादा कमाने की सोचती है ताकि घर का बोझ कम हो जाए। पर अब सब अलग है। हमारे घर की जिंदगी अब पहले से बेहतर है, पहले से काफी बेहतर है। इतनी जान लगाने की जरूरत नहीं। उसकी सेहत कमजोर है, मुझे डर है कि वो थककर चूर हो जाएगी। मैं वापस आ गया हूँ। अयान, तुम भी वापस आ गए? हाँ, मैंने अनाज और मांस खरीदा है। आज रात हम मांस की कड़ी बनाकर खाएंगे। इतना बड़ा मांस का टुकड़ा! अयुआन, तुम बहुत कमाल हो। अब हमारे घर में अनाज की कोई चिंता नहीं। बिल्कुल सही कहा। अब तो बहनोई हमारे गांव के मशहूर व्यक्ति हैं।
जंगली सुआ बेचते हैं, जिनसिंग भी बेचते हैं। बिल्कुल धन के देवता का साया है। अब मेरी तारीफ मत करो। तुम दोनों बहनें यहां बैठो। तो ठीक है मेरे जीजा जी, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। तुम बताओ, क्या आयरन बदल गया है? हमेशा आलसी बना रहता है। इतना संतुष्ट कैसे हो गया? हाँ, जब से वह शिकार के लिए पहाड़ों पर गया और गाजा खोदा, पूरा व्यक्ति बदल सा गया है। शायद इसलिए कि उसे वो काम मिल गया जो वो अच्छा करता है, साथ ही उसका दिल भी अच्छा है। लक्ष्मी जी हमारे घर पर कृपा दृष्टि बनाए रखना चाहती हैं। हाँ, तुम्हारा नाम लिन्युआन है ना? ये तो निवला है। मैंने सुना है तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो। क्या ये सच है? मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जानवरों के संसार में खबरें इतनी तेज फैलती हैं। चांदी के बिलाव तक मेरा नाम जानते हैं। हम चांदी के बिलावों को कम मत समझो। मेरी नाक बहुत तेज है। मैं तुम्हें कम नहीं समझ रहा। बस तुम आधी रात को मुझसे मिलने आए हो। क्या कोई बात है? मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। मुझे पता है कि आसपास अच्छी चीजें कहाँ हैं, जैसे कि बहुमूल्य जड़ी बूटियां, लेकिन वो चीजें मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन तुम्हें तो जरूरत होगी। तो बदले में तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है, बस कुछ खाना ही काफी है। तुम इंसानों का पकाया हुआ खाना। हमारे लिए तो वो दुर्लभ स्वाद है। मैंने सुना है तुमने आज मांस खरीदा है। मुझे थोड़ा सा दे दो। अकाल के दिनों में जीवन कठिन होता है। मैंने भी बहुत समय से कुछ नहीं खाया है, तो तुम्हें मांस चाहिए था। मैं अभी तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें जड़ी बूटी की जानकारी देने का वादा करना होगा। स्रोत सटीक है। हम नेवले भले ही भरोसेमंद न हो, लेकिन कभी धोखा नहीं देते जिन पर हमें भरोसा होता है। इसके अलावा तुम्हारी ख्याति पहाड़ों में फैल चुकी है। तुम एक वचन के पक्के आदमी हो। तुम्हारा ये हिशोब यही है। बिल्कुल सही। उस मिट्टी को खोद कर देखो, नीचे कुछ अच्छा है। सचमुच ये तो हिशोबो है। और इसकी गुणवत्ता देखो, कम से कम 10 साल तो पुराना होगा। कैसा है? लेकिन अरे तुम जानवरों को सच में जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो वे सिर्फ आम पौधे हैं। खाने से भी पेट नहीं भरता। लेकिन तुम इंसानों के लिए पैसे कमा सकते हो या जान बचा सकते हो। चूंकि तुमने हिशोबो प्राप्त कर लिया है, तो मैं भी अपना वादा पूरा समझूंगी। मैं पहले जाती हूँ। धन्यवाद। वहां कौन है? भांजे, मैं हूं। मैंने तुम्हें पहाड़ पर आते देखा। बस तुम्हारे साथ आकर देखना चाहता था। सोचा नहीं था कि तुम डर जाओगी। दीदी जी, मैं तो नहीं डरा। बस इतना ही। तुम भी पहाड़ पर कैसे आ गई? तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं हुई है। ये पहाड़ी रास्ता भी मुश्किल है। घर पर बैठे बैठे समय बर्बाद हो रहा है। मैं हमेशा घर में ही नहीं बैठ सकती, तुम लोगों के पैसे पर निर्भर रहकर। अरे देखो, ये रास्ते में चलते चलते मैंने जो मशरूम तोड़े हैं, और कुछ जंगली सब्जियां भी। चूंकि तुम आ ही गए हो, तो हम साथ में देखते हैं इस पहाड़ में और कुछ है या नहीं। ठीक है, लेकिन इस पहाड़ के अंदर हर तरह के जानवर हैं। हमें जरा सावधान रहना होगा। चिंता मत करो दीदी, इस पहाड़ के जानवर बहुत शांत हैं। देखो ये है शोभू। एक नेवले ने मुझे यहां लाया। हे भगवान, इतना बड़ा है शोभू। इसकी कीमत कितनी होगी? अरे वाह, मैंने सुना है 5 साल पुराना है शोभू होता है, तभी 1 पाउंड तक बढ़ सकता है। तुम इस आकार के हो, कम से कम 10 साल तो लगे होंगे। और तो और ये फॉक्स ब्रूटनोसा है। जितना पुराना होगा दाम उतना ही ज्यादा होगा। बिक्री की कीमत भी ज्यादा होगी। बहनोई, तुम सचमुच दिन ब दिन प्रभावशाली होते जा रहे हो। यह न सिर्फ जानवरों से निपट सकता है, इतनी कीमती दुर्लभ जड़ी बूटियां। लगता है इस पहाड़ के अंदर कई दुर्लभ खजाने छिपे हैं। बस हम लोगों ने पहले कभी खोजा ही नहीं। हाँ सही कहा। इसलिए मेरा इरादा है इस पहाड़ पर अच्छी तरह से खजाने की तलाश करो, फिर इस शोभू को कस्बे में ले जाकर बेच दो। उम्मीद है कि अच्छी कीमत मिलेगी। तुम्हारा दिल बहुत उत्तेजित है। तुम्हारा लीवा अवरोध है। अगर यूं ही चलता रहा तो शायद तुम संतान पैदा नहीं कर पाओगे। क्या तुम कह रहे हो मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती? तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो। सच में नाकाबिल डॉक्टर है। मैं किसी और से जांच करवाऊंगी। एक और आंखों से अंधा, सड़क देखना नहीं आता। माफ करो बहन जी। डॉक्टर सू, मैंने सुना है आप यहाँ जड़ी बूटियां लेते हैं। मेरे पास एक है, बेहतरीन फोती। क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ, फोती। लेकिन बाजार में ये शो वो की नकली चीजें बहुत हैं। तुम्हारी यह जड़ कैसी है? आप खुद देखिए। यह आज मैंने पहाड़ से ताजा तोड़ी है। इसकी सूरत देखकर कम से कम कई दशक तक बड़ी होगी। तुम्हारे ही शो वो की सतह चिकनी है। जड़ें पूरी तरह से सलामत हैं। हल्की सी दवा की खुशबू आ रही है। वाकई में यह अद्भुत है।
तुम्हें ये कहां से मिला? तुम भी तो अनुभवी हो। इस जड़ी बूटी को कहां से तोड़ा गया? मैं सच में तुम्हें नहीं बता सकता। यह मेरी गलती थी। तुम्हारा ये पौधा दिखने में लगभग 60 साल हुए होंगे। अगर इसे बाजार में ले जाएं, बड़ी दवा की दुकान पर बेचा जाए तो मेरा अनुमान है कि 10 तोले चांदी से ज्यादा। तो क्या आज मैं पहले से ज्यादा कमाऊंगा? सचमुच दुर्लभ है। लेकिन जड़ी बूटियों की बात यह है, वो रिश्ते और ईमानदारी पर निर्भर करती है। आप सिर्फ उन्हें बेचने के लिए अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकते। आप चिंता न करें। हालांकि मैं बहुत सक्षम नहीं हूं, लेकिन मेरे जीवन के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। ये हिशो वो पौधा, आप जैसे विशेषज्ञ से मिलना, इसका भी सौभाग्य है। चूंकि ऐसा है, तो मैं आपको बाजार की सर्वोच्च कीमत देता हूं, 15 तोले। यह मेरी ओर से सबसे अधिक कीमत है। तो डॉक्टर सू, आपका बहुत धन्यवाद। आगे कोई अच्छी चीज मिली तो सबसे पहले तुझे दिखाऊंगा। ठीक है, डील पक्की। 15 तोले संभाल लो। आप तो बड़े दिलदार इंसान हैं। यह आज की मेरी कमाई है, कुल 15 तोले। आयुवान, अब तुम घर के मुखिया हो। यह पैसा तुम रख लो। शीव, तुम इसे स्वीकार कर लो। यह मेरे बहनों ही है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा तुम्हारे लेना भी उचित है। हमारे घर का जीवन हालांकि पहले से बेहतर हो गया है, लेकिन भविष्य के लिए ज्यादा सोचना यह तो सही ही है। ज्यादा पैसे बचाना हमेशा ठीक रहता है। तो मैं ये पैसे ले लेती हूं। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत ही सबसे जरूरी है बहू। मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। नीलगाय की मदद से दवा ढूंढना अब बहुत आसान हो गया है। नीलगाय, वो छोटे जानवर, फिर से तुम्हें जानकारी दे दी। आज मैं वो फॉक्सग्लू ढूंढ रहा था। यह नीलगाय ने मेरी मदद की। मैं आज पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम की तलाश कर रहा हूं। यह काम मुझे निवले ने ही दिलाया है। यह छोटा सा जानवर चालाक जरूर है, लेकिन वादे का पक्का है। पर क्या इसमें कोई खतरा तो नहीं है? उनकी सोच हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती है। चिंता मत करो पत्नी, अभी तो सब ठीक चल रहा है ना। मेरे दिए खाने पर ही तो जी रहे हो। मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहनोई, सच में यकीन नहीं हुआ। तुम और वो छोटे जानवर काफी अच्छे से घुल मिल गए हो, और चुपके बाद भी तुम्हारी मदद करने को तैयार है। लेकिन एक बात है, आज तुमने काफी पैसे कमाए हैं। हमें अच्छी तरह योजना बनानी चाहिए कि इसे कैसे खर्च करें। मेरे ख्याल से पहले कुछ अनाज खरीद कर घर में रख लें। फिर क्या, इस घर के लिए कुछ घरेलू सामान खरीद लें। कल बाजार लगने वाला है, कुछ नए कपड़े आएंगे। अगर ऐसा है तो मैं कल तुम सबके लिए नए कपड़े सिलवाने जा रहा हूं। बस मेरी बहू खुश रहे, लेकिन खुद को ज्यादा मत थकाना। कपड़े खरीद कर जल्दी लौटाना। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। स्वामी, चाय पीजिए। अरे जल्दी से फेंक दो इसे। अगर सबको लग गया तो क्या होगा? रास्ता दीजिए। धन्यवाद। ये गांव के मुखिया के कुत्ते की वजह से है। सुनते हैं कि उसे प्लेग है। अब गांव वाले कम ही धूप सेंकते हैं। सरपंच से कहो कि कुत्ते को फेंक दे। लेकिन वो कुत्ता तो सरपंच का है, बचपन से पाला हुआ। सरपंच उसे छोड़ पाएगा कैसे? सरपंच का न छोड़ना स्वाभाविक है। आखिर इतने समय से पाला है इसे, जरूर भावना जुड़ गई होगी। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? लेकिन ये कुत्ता दिन भर भौंकता और काटता रहता है, देखकर ही डर लगता है। अगर सच में कुत्ते की महामारी है और इंसानों में फैल गई तो क्या होगा? गांव वालों, मैं जानता हूं आप सब किस बात से चिंतित हैं, लेकिन ये कुत्ता, यह मेरे बचपन से पाला हुआ है। इसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सबको विश्वास दिलाता हूं, आगे से इसे मैं अच्छी तरह बांध कर रखूंगा। इसे कहीं भी आजाद घूमने नहीं दूंगा। यह किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। आप यही बात 100 बार दोहरा चुके हैं। यह कुत्ता साफ तौर पर अभी ठीक नहीं है। अगर कल किसी को काट लिया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सही कहा ना पड़ोसियों? हाँ, क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? मैं अभी किसी को नहीं काटूंगा। मैं बस तकलीफ में हूं। आज की रात नहीं बच पाऊंगा। ये कुत्ता अभी तो, लेकिन मैंने सुना उसकी पीड़ा और बेबसी। वो किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, बस बीमारी से तड़प रहा है। अगर दवा से इसे ठीक कर सके तो गांव वालों को भी चिंता की जरूरत नहीं। लिन परिवार के लड़के, फिर क्या खजाना मिला है तुम्हें? डॉक्टर सू, मैं आज आपके पास आपकी मदद लेने आया हूं। तो फिर जल्दी बताइए। मदद करें? आप जड़ी बूटियां बेचने तो नहीं आए? किस बात की मदद? आप तो बहुत अनुभवी हैं। आपको कुत्ते के प्लेग के बारे में पता होना चाहिए। वो गांव के मुखिया का कुत्ता है, बहुत गंभीर रूप से बीमार है। गांव वाले चाहते हैं कि मुखिया कुत्ते को फेंक दे। मुखिया ने उसे छोटा पाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूं क्या आप वहां जाकर एक बार देख सकते हैं? कुत्ते का डिस्टेंपर
बहुत मुश्किल है। ये बीमारी ठीक करना आसान नहीं। लेकिन तुम बच्चे का दिल अच्छा है, एक कुत्ते के लिए मुझसे मिलने आया। लेकिन तुम बच्चे का दिल अच्छा है, एक कुत्ते के लिए मुझसे मिलने आया। डॉक्टर सू, मुझे पता है ये काम उसके लिए मुश्किल है, लेकिन ये कुत्ता गांव के मुखिया के परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुम सोचो, अगर तुमने कुत्ते का इलाज कर दिया तो गांव वालों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें, कुत्ते के इलाज का पैसा मैं सबका खर्च उठाऊंगा। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलकर देख सकता हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि ठीक हो ही जाएगा। तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना। तो धन्यवाद डॉक्टर सू, मैं तुम्हारा दरवाजे पर इंतजार करूंगा। अरे लिन परिवार के लड़के, अरे अरे लिन के लड़के, तुम मेरा इंतजार करो, मैं डॉक्टर सू को ले आया हूं। तुम्हारे कुत्ते का इलाज जरूर कर देंगे। डॉक्टर सू, तुम कह रहे हो हमारे कस्बे के रेंशान टैंक वाले? हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर सू। हालांकि हमारे कस्बे में 10 गांवों में मशहूर है जादू डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर सू की फीस और दवा बहुत महंगी है। हम दो पति पत्नी वहन नहीं कर सकते। अरे सरपंच, इस बात की चिंता तो मत करो, मैंने डॉक्टर सू के साथ बात कर ली है। कुत्ते के इलाज का पैसा मैं दूंगा। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये गांव की सुरक्षा के लिए भी है। ये बच्चा वाकई दयालु है, अब केवल तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। यह एहसान हमारा कुंबा कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, देखो, क्या ये ठीक हो सकता है? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। यह एहसान हमारा कोई परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। इलाज शुरू हो गया है, क्या ये ठीक हो पाएगा? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। डॉक्टर सू, हमारा ये कुत्ता कल से ही कुछ खा पी नहीं रहा और पूरा कांप रहा है। हम तो समझ नहीं पा रहे क्या करें। हाँ, ये डिस्टेंपर ही है। अच्छा हुआ जल्दी पता चल गया। आज मैं दवाई लाया हूं, ये दवाई बीमारी जैसे मिटा देगी। डॉक्टर सू, अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? इसे यूं ही रखा रहे तो ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। ये गांव वाला, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कई सालों तक दवाई की प्रैक्टिस की है। अगर दवा खाते ही बीमारी ठीक नहीं हुई तो मेरा नाम सोनी है। छोटे युवान, यह एहसान हम याद रखेंगे। जब कुत्ता ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारा ठीक से बदला चुकाऊंगा। तुम ये क्या कह रहे हो? हम सब एक ही गांव के लोग हैं, मैं भी इसकी पीड़ा नहीं देख सकता। ठीक है, मैंने इसे दवा दे दी है, अब आगे तुम्हें इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। समय पर दवा देना, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं और लाओ कोई, हम दोनों बारी बारी से इसकी देखभाल करते हैं। क्या ये कुत्ता वास्तव में ठीक हो सकता है? डॉक्टर सू, आप हमें केवल दिलासा ही न दें, अगर फिर से काट लिया तो क्या होगा? ये ग्रामीण व्यक्ति, आज मैं लाया हूं कुत्ते की डिस्टेंपर की रामायण दवा। अगर 15 दिन में वो ठीक नहीं हुआ और कोई समस्या आई तो सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। हालांकि यह कहना आसान है, कौन जाने ये ठीक हो पाएगा या नहीं। दोनों काका, तुम लोग बस डॉक्टर सू पर सवाल उठाते रहते हो। इससे कुत्ते की बीमारी में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि गांव के मुखिया के परिवार को और शर्मिंदा करता है। हम सब पड़ोसी हैं, एक बीमार कुत्ते के लिए ऐसे आपस में लड़ क्यों रहे हो? डॉक्टर सू, ये दूर दूर तक मशहूर एक चमत्कारी डॉक्टर हैं। जब उन्होंने कहा है कि इलाज कर सकते हैं तो जरूर उन्हें पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो रोज बारी बारी से आकर देख सकते हो। कुत्ते के ठीक होने की पूरी प्रक्रिया अपनी आंखों से देख सकते हो। इस तरह तुम लोगों को चैन मिलेगा। लिन युआन, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारे गांव में पशु पहले से ही कम है। हाँ, अगर कुछ गलत हुआ तो जीवन कैसे चलेगा? डॉक्टर सू ने कहा है 3 दिनों में ये जरूर असर दिखाएगा। ग्राम प्रधान का परिवार, मैं आप सभी को एक संतोषजनक जवाब भी दूंगा, लेकिन इससे पहले कृपया आप सभी उसे जीने का एक मौका दें। धन्यवाद लिन युआन। 3 दिन, ठीक है, 3 दिन ही सही। हम डॉक्टर सू पर एक बार भरोसा करते हैं। चलो चलो चलो। छोटे युवान, इस बार फिर तुम्हारा एहसान रहा, मेरी मदद करके भगा दिया इन चुगलखोर लोगों को। समझ नहीं आता कैसे चुकाओ तुम्हारा एहसान। तुम ऐसा मत कहो, बस यही आशा है गांव शांतिपूर्ण रहे। सभी मिलकर प्रयास करें, तभी संकट पार कर सकते हैं। तेरी यह जुबान मेरी दवा से ज्यादा असरदार है, लेकिन अब आगे फिर भी लापरवाही नहीं बरतनी। तुम्हें उसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, समय पर दवा लेना। डॉक्टर सू, इस बार आप और लिन युआन के कारण सब ठीक हुआ। अगर आप दोनों नहीं होते तो हम सच में नहीं जानते कि हम क्या करते। मरीजों का इलाज करना तो मेरा कर्तव्य है। अगला कदम, यह स्वास्थ्य लाभ का महत्वपूर्ण चरण है। यह व्यक्ति से दूर नहीं रह सकता। आप निश्चिंत रहें, मैं और बूढ़ा कोई आपकी हर बात मानेंगे। चिंता मत करो, तुम अवश्य ठीक हो जाओगी। जब तुम ठीक हो जाओगी
तब हम मिलकर इस गांव की रक्षा करेंगे। जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हारा जरूर बदला चुकाऊंगा। मेरी योजना शहर में एक जड़ी बूटियों की दुकान खोलने की है। तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम जड़ी बूटियां बेचना चाहती हो? हाँ बिल्कुल सही। अचानक ये ख्याल कैसे आया? डॉक्टर सू के साथ कुछ समय पढ़ाई की। मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है ये तो एक अच्छा कमाई का जरिया हो सकता है। भाभी जी, ये बात अभी छोड़ो। क्या व्यापार करना आसान है? ये दुकान खोलना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए। मैं जिला उपायुक्त से जरूर पूछूंगा। अगर उन्होंने हाँ कह दी, अगर उन्हें जोखिम लगा, चलो हम बस रास्ता बदल लेते हैं। ये साला हमेशा सतर्क रहता है। आयान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें पूरा समर्थन देंगे। भले ही हम असफल हो जाएं, कोई बात नहीं, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। वैसे भी हम मूल रूप से किसान हैं, किसी भी कठिनाई से नहीं डरते। धन्यवाद पत्नी, मेरा साथ देने के लिए। खाना खाओ, खाना खाओ। डॉक्टर सू, कृपया अंदर आएं। कुत्ते को देखिए। लगता है दवा का प्रभाव हुआ है, अब ये ठीक हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर भी अच्छी देखभाल करनी होगी। डॉक्टर सू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो हमारा ये कुत्ता शायद अब तक जीवित नहीं बचता। हाँ डॉक्टर सू, तुम्हें पता नहीं है, ये कुत्ता हम दोनों पति पत्नी की जान है। आगे चलकर जहां भी पुराने कोई की जरूरत हो, बस बोल देना। तुम लोगों को झिझकना नहीं चाहिए। अगर सच में आभार मानना चाहते हो तो। लिन परिवार का वो बदमाश लड़का है ना? ऐसा लगता है डॉक्टर सू को आता कुछ है। क्या हम दोनों पहले ज्यादा ही गंभीर हो गए थे गांव की सुरक्षा के लिए सोचकर? लेकिन ये कुत्ता अभी देखने में वाकई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं लगता। दोनों चाचा जी, ये भी गांव के हित के लिए है। लेकिन अब गोज ही ठीक हो गया है, तुम लोग भी निश्चिंत हो सकते हो। ठीक है, तो बात बन गई। जब डॉक्टर सू और सरपंच बातचीत कर रहे हैं, हमें जल्दी से चलना चाहिए। डॉक्टर सू फिर से हम दोनों को मजाक उड़ाएंगे। चलो 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 चलो। तो मैं भी अब चलता हूं, तो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। हाँ, हम आपको छोड़ने आते हैं। तुम इतना घमंड भी मत करो। जब तुम ठीक हो जाओगे तब मस्ती करना। मुझे लगता है कि मैं अब काफी बेहतर हूं। तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं पूरी तरह से तुम्हें एक जगह ले जा सकता हूं, वहां जिनसेंग मिलती है। हालांकि हम कुत्तों के लिए ये बेकार है, लेकिन तुम इंसानों के लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है। मैंने उसकी खुशबू सूंघी है, कम से कम 100 साल से जमीन में उग रहा है, पहाड़ के पीछे गहरे जंगल में है। आम आदमी उसे नहीं ढूंढ सकता। ये तो 100 साल पुराना जिनसेंग है। अगर हमें वो मिल जाए तो दुकान खोलने के पैसे हो जाएंगे। बहनोई जी लौट आए। हाँ लौट आया। जल्दी से हाथ धोकर खाना खाओ। शायद 100 साल पुरानी जिनसेंग मिल जाए। 100 साल पुरानी जिनसेंग, 100 साल, इतनी कीमती चीज है ये। अगर हम इसे 100 साल पुरानी जिनसेंग ढूंढ लें, दुकान खोलने की शुरुआती पूंजी मिल जाएगी, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। दुकान खोलने की शुरुआती राशि, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे जीजा जी, ये पहाड़ का पिछला हिस्सा मजाक नहीं है। मैंने सुना है वहां का इलाका जटिल है और अक्सर जंगली जानवर आते रहते हैं। तुम्हें बहुत सावधानी से काम करना होगा। तुम लोग निश्चिंत रहो, मैंने सरपंच कुई के साथ बात कर ली है। जैसे ही कुत्ते का घाव ठीक हो जाएगा वही रास्ता दिखाएगा। कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने अपनी दीदी से यह सब सुना, मुझे लगता है कि यह अभी भी काफी खतरनाक है। बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, भले ही कोई खतरा हो। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नहीं, तुम्हें दिन में काम पर जाना है और रात में बड़ी दीदी की देखभाल करनी है। तुमने बहुत मेहनत की है, मैं नहीं चाहता कि तुम इतना थक जाओ। इस ऑपरेशन में जितने कम लोग उतने छोटा निशाना। बहनों ही सही कहते हैं, पहाड़ के पीछे का इलाका बहुत बड़ा है। आम किसान पहली बार पहाड़ पर चढ़ते समय यहां एक रात ठहरते हैं, पूरा पहाड़ कल ही चला जा सकेगा। तुम इस बार पहाड़ पर जा रहे हो, पर्याप्त सूखा राशन जरूर ले जाना और आत्मरक्षा के औजार भी। बहुत सावधान रहना। मैं जरूर सकुशल लौटूंगा और जिनसेंग भी लेकर आऊंगा, सबको अच्छे से दिखाऊंगा। मैं जरूर सकुशल लौटूंगा और जिनसेंग भी लेकर आऊंगा, सबको अच्छे से दिखाऊंगा। युवान, तुम बस दिन में हाँकते रहते हो। पहले लेकर आओ फिर बात करेंगे। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मुझे तो पूरा विश्वास है, तुम्हारी जरूर सफलता मिले। मैं खाना लाता हूं। ये भेड़िया है। छोटे युवान, जल्दी छिप जाओ। भेड़िया और कुत्ता एक जैसे नहीं होते, वो इंसानों को खा सकता है। सरपंच,
शायद ये हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। ये पहाड़ का भेड़िया बहुत समय से कुछ खाया नहीं है। तुम उनके पास मत जाओ। यहाँ के दो लोग, एक मेरे मालिक हैं, एक मेरे एहसानमंद हैं। तुम एक को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। पहले जल्दी मत करो, मैं बस तुम्हारे एहसानमंद से बात करना चाहता हूँ। मधुमक्खियों ने मुझे बताया तुम जानवरों के दिल की बात समझ सकते हो। मैं और मेरा बच्चा दोनों घायल हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तुम लोग घायल हो। हम तो बस जड़ी बूटी लेने आए हैं। हम तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। हम शिकारी के जाल में फंसकर घायल हुए हैं। खाना नहीं मिल रहा है और घाव भी बिगड़ता जा रहा है। मैं तुम्हारी मानव जाति को जानता हूँ। हमारे भेड़िया कुल के प्रति पूर्वाग्रह रखती है, लेकिन मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस जीवित रहना चाहता हूँ। तुम धनुष लेकर पहाड़ पर आए हो। क्या इस पहाड़ के प्राणियों का शिकार करने आए हो? क्या तुम सबको मार डालोगे? तुम्हारी गलतफहमी है। हम सिर्फ जड़ी बूटियां लेना चाहते हैं। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तुम्हारा इलाज करने को तैयार हैं। सच कह रहे हैं, धोखा नहीं। छोटे युवान, क्या तुम भेड़ियों से बात कर रहे हो? तुम नहीं करोगे। भेड़िया माँ और उसके बच्चे घायल हैं। अगर हम मरते हुए को नहीं बचाएंगे तो वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। ये तो सुनसान जंगल है, हम भेड़ियों को कैसे बचाएं? अरे सरपंच जी, मैंने डॉक्टर सू के साथ कुछ सीखा है, रक्त रोकने वाली जड़ी बूटियों का ज्ञान। इन पहाड़ों में जड़ी बूटियों की कमी नहीं है। चलो ढूंढते हैं। मिल गया। यान हुआन लियान, ये घाव भरने की अच्छी दवा है। छोटे युवान, जल्दी नीचे आ जाओ। एक भेड़िए के लिए इतना बड़ा जोखिम लेने की क्या जरूरत है? इंसान होकर मरते को न बचाना ठीक नहीं। हे रक्षक, सावधान रहना। यह इंसान सच में हमारे लिए ऐसा जोखिम उठाएगा। अब लगभग तैयार है। थोड़ा साफ पानी और चाहिए। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा साफ पानी ला सकते हो? मैं इनके घाव साफ कर देता हूं। ये तो सुनसान जंगल है, मैं तुम्हारे लिए साफ पानी कहां से लाऊं? थोड़ा दर्द हो सकता है, सहन कर लो। धन्यवाद हे दयालु, ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे युवान, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। अगर तुमने इस भेड़िए का इलाज कर दिया और ये तुम्हें फिर काट ले तो क्या होगा? सरपंच जी, ऐसा नहीं होगा। ये जानवर भी तो समझदार होते हैं। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं फिर से तुम्हारी पट्टी बदल दूंगा, कुछ खाने के साथ। जल्दी ही ठीक हो जाओगे। छोटे युवान, तुम सच में दयालु इंसान हो। भेड़िए को भी तुमने बचाने की हिम्मत की। आगे से इतना बड़ा जोखिम नहीं लेंगे। अगर कुछ हो गया, मैं तुम्हारी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। भेड़िया माँ और उसके बच्चे इस पहाड़ की जीव जंतु हैं। हमें जीवों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भविष्य में तुम्हें अवश्य अच्छा फल मिलेगा। तुम सच में मेरे उपकार करता हो। तुमने मुझे वाकई प्रभावित कर दिया। आज दिन ढलने वाला है। हमें निश्चित रूप से यहीं पहाड़ पर रुकना होगा। मैंने कभी पहाड़ पर नहीं ठहरा, आज एक बार अनुभव करते हैं। तुम तो बड़ी बेफिक्र हो। अगर सोते समय ये भेड़िया तुम्हें काट लेता। सरपंच, इंसानों को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। इंसान और भेड़िए के बीच भी ऐसा ही है। मैंने उनकी मदद की, मुझे विश्वास है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। क्या तुमने नहीं सुना है? ये किसान और सांप की कहानी है ना? मुझे विश्वास है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। क्या तुमने नहीं सुना है? ये किसान और सांप की कहानी है ना? अरे सरपंच जी, मुझे विश्वास है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। शुक्रिया हमारे उद्धारकर्ता। मैं और मेरी मां आगे चलकर जरूर आपका एहसान चुकाएंगे। बड़े होकर तुम उस सरपंच जैसे मत बनना जो बेवजह काटने वाला भेड़िया बन जाए। उद्धारकर्ता, ऐसा नहीं होगा। बस अच्छे से जीना चाहता हूं, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये सब तुम माँ बेटे के लिए छोड़ दो। आगे अगर खाना ना मिले और भूखे रहो तो इन परिवार में मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि हम भेड़िए ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन तुम्हारा एहसान हम जरूर याद रखेंगे। छोटे युवान, ये है आगे चलकर जंगल के राजा की उपाधि। लगता है वो तुम्हारे सिवा किसी और के बस की बात नहीं। सरपंच, तुम्हारा ये कुत्ता शारीरिक क्षमता तो बहुत अच्छी है, मेरे घर के उस पीले कुत्ते की तरह नहीं है। खाता है और सोता है और खाता है। अब तो मुड़ भी नहीं सकता। अरे बाप रे, छोटे युवान, अरे तेरी यह जबान हमेशा दिल खुश कर देती है। लेकिन वैसे एक बात कहूं, अगर यह कुत्ता चालाक ना होता तो हम पहाड़ पर जरूर भटक जाते। हमारे लिए जिनसिंग ढूंढने की संभावना फिर कुछ बढ़ गई है। कुत्ते को कुछ मिल गया लगता है। इतनी जल्दी मत करो छोटे युवान, ये जिनसिंग है, ये सच नहीं हो सकता। इस पहाड़ के पीछे कुछ सामान्य जड़ी बूटियां हैं, बस जिनसिंग जैसी दिखती हैं। अरे सरपंच जी, इतना बड़ा जिनसिंग, इसकी उंगली देखो।
ये तो 100 साल पुराना जिनसिंग होना चाहिए। अरे वाह, ये सच में जिनसिंग है। भगवान की कृपा है, हमें सच में खजाना मिल गया। जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। ये तो एक अनमोल चीज है। अगर मैं इसे घर ले जाऊं, मेरी साली और बहू खुश हो जाएंगी। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। मेरी दुकान के लिए शुरुआती पूंजी भी मिल गई है। अरे वाह, दुकान खोलने की बात तो छोड़ ही दो। इन 2 जिनसिंग को लेकर कस्बे में जाकर बेच दो, तुम लौटोगे तो बड़े धनवान बनकर। सरपंच, मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये सिर्फ मेरी ही कामयाबी नहीं है। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं अकेला कभी नहीं ढूंढ पाता। अरे मेरी मानो तो तुम झूठी शर्म मत दिखाओ। अगर तुमने मेरे कुत्ते को नहीं बचाया होता तो ये 100 साल पुरानी जिनसिंग कहां मिलती। मेरी राय में तो अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है। अरे वापस आ गए। अरे उसमें क्या है, तुम दोनों पिछले 2 दिन पहाड़ पर गए थे, सचमुच खजाना ले आए हो। मैं तुम्हें दिखाता हूं। अरे वाह बहू, जल्दी देखो, ये 100 साल पुराना जिनसिंग है। और 2 हैं। हमें सच में मिल गया। अरे ये सच में जिनसिंग है। अरे इस जमाने में इतनी अच्छी चीज ढूंढ पाना आसान नहीं है। छोटे युवान, तुम सच में बहुत होशियार हो। ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है। अगर सरपंच और गोजी ना होते तो मैं ये चीज नहीं ढूंढ पाता। छोटे युवान, तुम बिल्कुल शर्माओ मत। ये जिनसिंग काफी कीमती है। तुम इनका क्या करने वाले हो? क्या अपने लिए इस्तेमाल करोगे या फिर बेच दोगे? मैं एक अपनी पत्नी के लिए रखना चाहता हूं। वो हमेशा मेरी दुकान में मेरा साथ देती रही है। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम है। यह वाला तुम्हारे लिए छोड़ दो। छोटे युवान, ये जिनसिंग तो बहुत कीमती चीज है। तुम सच में देने को तैयार हो? इसमें देने को क्या हिचक है? सरपंच पहाड़ पर थे और पूरे 2 दिन मेरी रक्षा की। अगर कुत्ता रास्ता न दिखाता तो मैं अभी भी पहाड़ों में भटक रहा होता। छोटे युवान, तुम सच में ईमानदार बच्चे हो। तो ये जिनसिंग, तो हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। तो आगे से हमारे साथ इतनी शर्म भी न करो। क्या बात है, हमसे मिलने आया करो। छोटे युवान, अब से हम एक ही परिवार के हैं। खाली समय में घर आकर बैठा करो। ये दुकान खोलने का मामला जल्दी ही करना होगा। ये जिनसिंग मिल गया है। ये पूंजी का मामला क्या बड़े हिस्से में सुलझ गया है? हाँ बिल्कुल, आखिरकार चैन की सांस ले सकते हैं। अब आगे मैं दुकान की तैयारी में जुट जाऊंगा। जल्द से जल्द खोलने की कोशिश करूंगा। अपनी पत्नी की अच्छाई को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मेरी बड़ी बहन की उम्मीदों के साथ। तुम भी चाहती हो मेरी दुकान की पहली ग्राहक बनने की? जब मैं खोलूंगा मैं तुम्हें हमारे कुत्ते बिगेलों के साथ खूब खेलने दूंगा। मैंने सुना है गांव के मुखिया के कुत्ते ने तुम्हें जिनसिंग ढूंढने ले गया था। क्या तुमने ढूंढ लिया? अरे देखो, ये चीज बहुत खास लगती है। यह वही मशहूर 100 साल पुराना जिनसिंग है ना? हाँ ये चीज, ये तो बेशकीमती दुर्लभ वस्तु है। वाह, ये जिनसिंग है। तुमने सच में ढूंढ लिया। मैंने पहाड़ पर 2 खोदे थे, दूसरा मैंने सरपंच के घर दे दिया। मेरे पुरुष में दिल बहुत बड़ा है। 100 साल पुरानी जिनसिंग भी ऐसे ही बांट दी, लेकिन अच्छा ही हुआ। पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब दिन बेहतर होते जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये साल तो अकाल का है, लेकिन जीजाजी ने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है। पहाड़ से खोदकर निकाले गए दुर्लभ जड़ी बूटियां न सिर्फ हमारे परिवार को संकट से उबार सकती हैं, बल्कि पूरे गांव को भी समृद्ध बना सकती हैं। जीजाजी, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। दीदी, मुझे बड़ा चढ़ाकर मत कहो। ये सब हम सबकी मेहनत का नतीजा है। और फिर इंसान बनकर जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए। हर बात में सिर्फ अपनी नहीं सोचनी चाहिए। मालिक सही कहते हैं, मैं भी मालिक से सीखना चाहता हूँ। आगे चलकर सबके लिए कुछ काम करूंगा। नई दुकान खोलने का इंतजार है। मैं तुम्हें कुत्ते के साथ खेलने ले चलता हूँ। बहुत बढ़िया, मैंने भी कुत्ते को बहुत देखा नहीं है। ईवान देखो, तुमने हवान को कितना खुश कर दिया। ये दुकान खोलने का मामला अभी तो कुछ पक्का नहीं है और तुमने तय कर लिया कि रहवान को कुत्ते दिखाओगे। पत्नी, काम कर रहा हूं, आत्मविश्वास रखो, दुकान जरूर खुलेगी। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, दिन भी बेहतर होते जाएंगे। ये तो स्वाभाविक है, हम सब मिलकर एकजुट रहें तो क्या सकाल का सामना नहीं कर सकते। और देखो बहनों, ये इतने समर्थ हैं। हमारे घर का जीवन निश्चित ही दिनों दिन बेहतर होगा। मालिक शिवशे, मैं भी बड़ी बहन के रूप में पूरा प्रयास करूंगी। जल्द से जल्द तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। पुराने कोई, जरा देखो ये छोटा ईवान, अब तो जिले के अधिकारी झाओ तक उसकी व्यापारिक समझ की तारीफ करते हैं। ये छोटा ईवान दिल का अच्छा लड़का है। देखो ये पैसा सचमुच उसी के कमाने के लायक है। अरे ईवान न सिर्फ जवान और काबिल हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि मेहनती और ईमानदार हैं। तुम हमेशा दूसरों की कमाई पर नहीं पड़ सकते, उनसे कुछ सीखो। तुम ठीक कहते हो। आगे चलकर मुझे खाली समय में उनके लिए इन परिवार के यहां जाना चाहिए, मेलजोल बढ़ाना चाहिए। आगे चलकर
हम भी पैसे कमाने के तरीके सीखेंगे। बहनोई जी, तुम्हें इतना खुश देखकर दुकान का मामला तो पक्का हो गया है। बिल्कुल, अभी सजावट चल रही है। ये तो बहुत बढ़िया है। तुम ऐसा कह रहे हो तो हमारी दुकान खोलने का मामला अब शुरू किया जा सकता है। सिर्फ शुरू करने से कहीं ज्यादा हम तो कर्मचारी रखने की तैयारी में हैं, क्योंकि आखिरकार मैं पहाड़ों पर जड़ी बूटियां लेने जाता हूं। दुकान की देखभाल करने वाला तो कोई चाहिए। मेरे जीजा जी, मैं कैसी लग रही हूं? दीदी, तुम्हारे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। घर पर आराम से रहो। पैसे कमाने का काम मुझे और शिव को सौंप दो। ये कैसे हो सकता है? मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं। इसके अलावा मेरा ये शरीर अगर यहां बैठकर कुछ काम नहीं किया तो बीमार पड़ जाऊंगा। जीजा जी, आप संकोच मत कीजिए। हमारी यह नई दुकान खुली है, अपने आदमी की निगरानी तो जरूरी है। मैं ही जाऊंगी तो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो। अगर तुम थक गई हो तो बता देना। चिंता मत करो, मैं समझती हूँ। मैं तुम्हारी कोई परेशानी कभी नहीं बनूंगी, फिर कभी। आखिर यह हमारा अपना परिवार है। मिलकर मेहनत करने का यह अच्छा मौका है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा और शिव का साथ मिले, मुझे यकीन है कि हमारी दुकान जरूर चमक उठेगी। बस हमारे परिवार को मेहनत से काम करना है। दिन जरूर बेहतर होते जाएंगे, ये तो तय है। हमारा पूरा परिवार एकजुट होकर मेहनत करेगा। ऐसा कौन सा मुश्किल दौर है जिसे पार नहीं पा सकते। और सुनो, ये दुकान खोलना हमारे गांव के लिए भी एक अच्छी शुरुआत है। इतने सारे लोग देख रहे हैं, हमें किसी को मजाक का पात्र नहीं बनने देना। भेड़िए आ गए। भेड़िया आया। छोटे युवान, तुम्हें क्या हुआ है इतनी जल्दी में? भेड़िया है, हमारे गांव में भेड़िया है। तुम लोग हो? मैं डराने के लिए नहीं आया था। तुम लोग मुझसे मिलने आए हो। भूख लगी है क्या? नहीं, हमारे उपकारक मैं और मां आपका एहसान चुकाने आए हैं। एहसान चुकाना? छोटे युवान, तुम उनसे बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने अनुमान लगाया, ये दो भेड़िए हैं। पहले पहाड़ पर जिनसिंग लेने जाते थे। मैं और मेरा बच्चा पहाड़ पर थे, कई दिनों तक ढूंढा। आखिरकार एक जंगली जड़ी बूटी मिली। मुझे लगा तुम्हें जरूरत होगी, इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूं। ये डेंड्रोबियम है। इतनी कीमती चीज तुम सबको मिल गई। तुम लोग कितने कमाल हो। पहाड़ में कुछ जगह इंसान नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन भेड़ियों को वो जगह अच्छी तरह पता है और वहां भी ढूंढ सकते हैं। ये तो भाग्य की बात थी। हे उपकारक, वो जड़ी बूटियां वो मेरे और मेरी मां ने छुपा रखा है, तुम्हारे घर के पास। तुम जल्दी से देखाओ। छोटे युवान, ये सब्जियां मैं तुम्हारे घर भेजने वाला था, अभी भेड़िए से डरकर जमीन पर फेंक दी। बाद में मैं कुछ ताजा तैयार करके लाता हूं, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। बुआ जी, हमारे घर में अभी खाने की कमी नहीं है, बल्कि आप अभी भेड़िए से डर गई होंगी। चलो अंदर आकर गर्म पानी पी लो, डर कम हो जाएगा। अरे बाप रे, मैंने इतनी लंबी उम्र जी ली है, पहली बार भेड़ियों को इतना करीब देखा। मैं सच में घबरा गई थी, लेकिन अभी जब उन भेड़ियों को देखा तो लगता है वे दुर्भावना नहीं रखते। बुआ, वो भेड़िया मेरे साथ बंधा हुआ है, ये किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। हमारे गांव के लोगों को ये तो मेरे लिए लाया है, कीमती आयरन पाई रॉकेट। आयरन पाई रॉकेट? वो क्या चीज है? वो एक बहुत अच्छी औषधि है, इंसान के शरीर के लिए बहुत फायदेमंद। अगर भेड़िया मां न होती जो पहाड़ के रास्तों से वाकिफ है, तो आम आदमी यहां कभी ना पहुंच पाता। चलो तुम्हें दिखाता हूं। दीदी देखिए, ये है लोहे की छाल वाली ऑर्किड। इसके होने से हमारे पास एक और उपाय होगा, बहुमूल्य जड़ी बूटियां। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी चीज फिर भी कीमती कहलाती है। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। भेड़िए तक तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। ये चीज तो मेरे लिए बहुत अनमोल है। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने पहले हमारी मदद की थी। ये हमारी छोटी सी भावना है, आगे भी हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे और चीजें ढूंढने में। ठीक है छोटे युवान, तो मैं अब चलता हूं, कल फिर मिलेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ ताजी सब्जियां और ले आऊंगा। अरे छोटे युवान, जब तुम्हारी दुकान खुलेगी तो मुझे जरूर बुलाना। ठहरो, आगे भी आप पर बहुत निर्भर रहना है। तो मैं अब चलता हूं। मेरे साथ घर चलो, थोड़ा आराम करो। मैं डहवान को तुम्हारे साथ खेलने के लिए छोड़ देता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना तैयार करता हूं। नहीं हे उपकारक, अब हमारा शरीर मजबूत है, हम खुद मछली पकड़ सकते हैं और जल्द ही अंधेरा होने वाला है। हमें पहाड़ों में वापस जाना है, फिर मिलूंगा तुमसे। आयुवान, दीदी अभी भी यही है। अरे कोई बात नहीं। अरे आयुवान, तुम गंभीर हो जाओ। बहन मेरी तरफ ध्यान मत दो। तुम दोनों प्यार करने वाले, मुझे हवा समझो। दीदी आप क्या कह रही हैं? देखो पत्नी, यह मादा भेड़िया और उसका बच्चा है, पहाड़ों से खास तौर पर
हमारे लिए यह आयरन पत्थर की जलवायु है। ये चीज बहुत कीमती है। ये शरीर को मजबूत बनाती है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अगर हमारी दुकान में ये चीज हो तो सामान और भी समृद्ध हो जाएगा। निश्चित ही बहुत से लोग खरीदने आएंगे। ये पिछली बार की है। क्या यह उस मादा भेड़िए ने तुम्हें दी थी जिसे तुमने बचाया था? हाँ, ये भेड़िया इतना समझदार है। बस मेरा और उनका खास रिश्ता है। हम तो इस रिश्ते का अच्छे से उपयोग करो। इस लोहे के पत्थर को अपनी पूरी कीमत दिखाने दो। अरे हाँ जीजा, तुम्हें जरूर अच्छी योजना बनानी चाहिए। इस खजाने को हमारी दुकान के सबसे दिखने वाले स्थान पर रखो। मैं भी यही सोच रहा था, मेहमान अंदर आते ही इसे देख सकें। उन्हें अच्छे से समझाओ इस उत्पाद के फायदे। वे जरूर खरीदने को तैयार होंगे। अरे छोटे लिंग, तुमने दुकान बहुत अच्छी खोली है। यह आयरन पत्ती ऑर्किड तो बेहतरीन चीज है। इसे दुकान के अंदर रखो, सबसे आकर्षक स्थान पर। यह ग्राहक दरवाजे में घुसते ही देख सकता है। बहुत आकर्षक है। जाओ काउंटी मजिस्ट्रेट, ये तो हमारी दुकान की शान है। ये प्यास और बेचैनी दूर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शहर में बहुत अच्छी बिकती है। अरे आप बैठिए। जी जी जी। जाओ काउंटी मजिस्ट्रेट, आप ये कैसे चाय चखिए। ये लीवर साफ करती है और आंखों की रोशनी बढ़ाती है, खासकर आप जैसे लंबे समय तक आंखें इस्तेमाल करने वालों के लिए। स्वाद बहुत अच्छा है, ताजा और स्वादिष्ट। तुमने बहुत मेहनत की। तो मैं पहले बाहर अन्य मेहमानों का स्वागत करता हूँ। हाँ, छोटे युवान, आज उद्घाटन है। इतनी भीड़ है, मैं और तुम्हारी आंटी खाली हाथ भी तो नहीं आ सकते थे। ये अपने बगीचे की सब्जियां हैं। आप तो बहुत मेहरबान हैं। ये तो शर्मिंदगी की बात है। छोटे युवान, तुम इतनी शर्म मत करो। ये तुम्हारी दुकान है, हमारे गांव के लिए भी एक अच्छी शुरुआत है। हमारे गांव के दिन निश्चित रूप से बेहतर होते जाएंगे। ये दो कुत्ते देखने में बहुत दिलचस्प लगते हैं। क्या तुम्हारे पालतू हैं? ये दोनों तो मेरे अच्छे सहायक हैं। मैं उन दोनों का भी इंतजाम करने वाला हूं। अरे बाप रे। अरे दादी जी, मैं आपका सहारा दूंगा। हमारी दुकान में बहुत सारी ताजा जड़ी बूटियां आई हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो कभी भी मुझे बताइए। यहां भी देखिए, वहां कुछ है। नए आए मशरूम और ग्नोडमा और ये सब। अरे वाह, जड़ी बूटियां कितनी अच्छी हैं। यहां भी हैं। यहां भी कैसिया के बीज हैं। अरे बेटी, तुम बहुत ध्यान रखती हो। बस मेरी ये आंखें पिछले 2 साल से सूखी रहती हैं। मैं वो रेंशान टैंक गया था। डॉक्टर सो ने कहा ये ड्राई आई सिंड्रोम है, ठीक नहीं हो सकता। इसलिए मैं सोचा तुम्हारे यहां आकर देखूं। क्या कोई विशेष दवा है मेरी ड्राई आई सिंड्रोम के इलाज के लिए? दादी, आपको सिर्फ ड्राई आई सिंड्रोम ही नहीं, क्या कमर और घुटनों में दर्द भी है, चक्कर और कान बजने की समस्या भी है? तुमने जो कहा वो सब मुझे है, खासकर रात के समय। ये बीमारी अब और गंभीर हो गई है। आपकी समस्या शायद यकृत और गुर्दे की कमजोरी के कारण है। देखिए, मेरे पास कैसिया बीज और डेंड्रोबियम है। ये दोनों चीजें सूखी आंखों की बीमारी के लिए बहुत अच्छी राहत देती हैं। ये कैसिया बीज है, ये लिवर को साफ कर आंखों की रोशनी बढ़ाता है। और यह डेंड्रोबियम ऑर्किड है, ये किडनी को पोषण देकर शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर पीने से असर और भी बेहतर होता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं अभी थोड़ा खरीद लेता हूँ। दादी, आप पहले चख सकते हैं हमारी कैसिया चाय। अगर आपको पसंद आए तो खरीदना भी उचित रहेगा। मेरी बहू ने ठीक कहा, यह आयुर्वेदिक उपचार धीरे धीरे प्रगति करने पर जोर देता है। आपको कुछ समय तक लगातार कोशिश करनी होगी, तभी साफ नतीजे दिखाई देंगे। बुजुर्ग महोदय, रोजमर्रा की जिंदगी में तो शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। अरे हाँ, मैं याद रखूंगा। छोटे युवान, तुम्हें हमें अच्छे से समझाना होगा। ये कैसे बीज और ये जिसे आयरन पाइट डेंड्रोबियम कहते हैं, आखिर इनके क्या फायदे हैं? तुम्हें पता नहीं है, हमारे गांव में बहुत से ग्रामीण हैं जो उस व्यक्ति की तरह हैं। बूढ़ी माँ की स्थिति भी वैसी ही है। सरपंच, ये कैसी स्वयं है। ये लीवर को साफ कर आंखों की रोशनी बढ़ाता है। उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक आंखें जुड़ते हैं, जिससे आंखों की थकान होती है और आंखें सूख जाती हैं, इस पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। और यह डेंड्रोबियम हर्ब है, ये गुर्दे को पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है। ये कमर और घुटनों में दर्द और कमजोरी के लिए अच्छा है। साथ ही यह रात को पसीना आने और बुखार जैसी समस्याओं में भी मदद करता है। इससे बहुत आराम मिलेगा। अगर कोई और भी है जिसे ये दोनों समस्याएं हैं तो उन्हें दुकान पर आने के लिए कहें। ये दोनों दवाएं लेकर चाय बनाकर पिएं। छोटू, तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। बस यही तो है, कीमत के मामले में क्या आप हमारे गांव वालों के लिए थोड़ा कम कर सकते हैं? अरे सरपंच जी, आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं? जब भी कोई गांव वाला मेरे पास खरीदने आता है, मैं सबको कॉस्ट प्राइस पर ही देता हूं। हम सब पड़ोस के लोग हैं ना।
अरे यार छोटे युवान, तुम सच में एक ईमानदार लड़के हो। बहुत बढ़िया, तो हमारा वादा पक्का। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं। अच्छा ठीक है। अरे यार छोटे लिन, तुम बच्चे ने तो कमाल कर दिया। गांव वालों को भी फायदा मिला और हमारी दुकान की प्रसिद्धि भी शहर तक पहुंच गई। ये तो एक पंथ दो काज हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूं कि समय समय पर गांव वालों को जड़ी बूटियों की जानकारी दूं। यह उनके रोजमर्रा के लिए बेहतर है, अपने शरीर की देखभाल करने के लिए। शाओलिन, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि बहुत से लोगों के पास खाने पहनने को भी नहीं है? वे बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तुम क्या कह रहे हो? आप ठीक कह रहे हैं। अभी गांव वाले तो बुनियादी खाना भी नहीं जुटा पाते, स्वास्थ्य की बात सोचेंगे कैसे? इसलिए हमें अभी सबसे जरूरी है गांव वालों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। बिल्कुल सही शाओलिन, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मेरा सुझाव है पहले गांव वालों की बुनियादी जरूरतें पूरी करो। अभी अकाल का समय है, पानी की कमी और सूखा है, इसलिए खेती में किसी का मन नहीं लग रहा। लेकिन अब देखिए, अगर मैं गांव की बेकार पड़ी जमीन को लीज पर ले लूं, फिर कुछ बीज खरीद लूं और जिसने जमीन लीज दी है उससे खेती करवाऊं, इससे जो फसल पैदा होगी बेचकर जो पैसा मिलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे, तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा, है ना? लेकिन शाओलिन, अगर ऐसा है तो तुम घाटे का सौदा कर रहे हो। मंत्री जाओ, आप चिंता ना करें। छोटे समय में नुकसान तो होगा ही, लेकिन अगर हम लंबे समय को देखें तो गांव के विकास के लिए यह फायदेमंद ही होगा। और मैं अभी भी जवान हूं, मुझे इस काम को अच्छे से करने का पूरा विश्वास है। अगर गांव वालों को उम्मीद दिखाई देगी तो उनकी खेती में जोश और बढ़ जाएगा, फिर उनकी जीवन स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो हमारी ये दुकान वे भी इस वजह से स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देंगे और इस तरह पाएंगे व्यापार के ज्यादा मौके, है ना? अरे छोटा लिन, तुम्हारा विचार बहुत दूरदर्शी है और बहुत साहसिक भी है। मैं मजिस्ट्रेट को तुम्हारी स्थिति बताऊंगा, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तुम्हारे लिए कुछ आर्थिक सहायता जुटाने की कोशिश करूंगा, तुम्हारी मुश्किलें कम करने में मदद करूंगा। तो फिर जाओ, काउंटी मजिस्ट्रेट का बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से मुझे ये काम करने का पूरा विश्वास है। चिल्लाओ मत, इतने चिल्लाओ मत। चिल्लाते रहो, तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं है। लाओ यान, क्या तुमने नहीं सुना हमारी गाय भूखी है? जल्दी से जाकर उसके लिए कुछ घास ले आओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूख से मर जाए। तुम्हें तो बस वही पुरानी पीली गाय दिखती है, अपने आदमी की तरफ तो देखती ही नहीं। मैं तो हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया हूं, हर दिन यही घटिया खाना खाकर। अब और किसमें इतनी ताकत बची है कि बाहर जाकर काम कर सके? मेरी राय तो यह है, तू जल्दी से अपने बाप की जो दहेज में दी गई वो गाय है उसे काट दे, ताकि मैं भी कुछ मांस खा सकूं। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। वो गाय मेरे बाप ने मेरे लिए लाकर दी थी ताकि हमारी खेती में मदद करे। तुम दिन भर खाते हो और आलस करते हो, कुछ भी काम नहीं करते, और अब मेरी गाय को मारने की सोच रहे हो। बिल्कुल नहीं होगा। खटखटाना बंद करो, कौन हो तुम? दोपहर में सोते नहीं हो क्या? लिन परिवार के लड़के, तुम यहां कैसे? लिन परिवार का लड़का, तुम कैसे आ गए? भैया लिन, दीदी चू, मैं इसलिए आया हूं, मुझे पता है गांव की हालत हाल में ठीक नहीं है। मुझे देखने दो, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? मदद? तुम देखो हमारी ये हालत, कैसे जिंदगी जी रहे हैं हम, एक गाय तक को नहीं पाल सकते, अब किससे उम्मीद करें? इंसानों, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? मेरे मालिक को भूख से बेहाल कर दिया है, वो मुझे मारना चाहता है। मैं नहीं मरना चाहता, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लिन परिवार का लड़का, क्या तुम हमारी गाय से बात कर रहे हो? लिन परिवार का लड़का, क्या तुम हमारी गाय से बात कर रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना? लिन परिवार का लड़का जानवरों की भाषा समझता है। पहाड़ के जानवरों ने उसकी मदद न की होती तो वो इतना पैसा कैसे कमा सकता है, दुकान नहीं चला सकता है। लिन परिवार का लड़का, तुम अपने यान भैया की बकवास मत सुनो, वो तो बस अंगूर नहीं पा सकता, इसलिए खट्टे बता रहा है, उस पर ध्यान मत दो। चू दीदी, यह मेरी छोटी सी भावना है। चू दीदी, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। यह मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? अरे शर्म कैसी, इतनी औपचारिकता क्यों? उसके उस बदमिजाज स्वभाव को देखो। अभी किसने हमसे कहा था लिन परिवार के लड़के की ठंडी बातें? अब तुम विनम्र नहीं हो, अगर हिम्मत है तो मत खाना। बहन चू, भाईयान, बस जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तुम दोनों झगड़ा मत करो, पानी पी लो। तुम इतनी जल्दी मेरे घर क्यों आई हो? क्या कोई बात है? बहन चू, मुझे तुम दोनों से सलाह करनी है। मैं जानती हूँ गांव में अभी बहुत सी खाली जमीन है, मैंने हाल में कुछ पैसे कमाए हैं, मैं इन्हें किराए पर लेना चाहता हूँ। कुछ सूखा सहनशील फसलें उगाएंगे। तुम हमारी जमीन किराए पर लेना चाहते हो? लेकिन तुम तो नहीं हो, शहर में अभी दवा की दुकान खोली है ना, तुम्हारे पास खेती का समय कहाँ है? हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। तुम ऐसा कह रहे हो? तुम हमें एक रकम दो, हमारी जमीन किराए पर लो, फिर हमें एक और रकम दो, हमें तुम्हारी जमीन पर खेती करने दो, तो आखिर में फसल का हिसाब क्या होगा? बराबर बांट लेंगे।
अरे बंटवारा कर रहे हो। तुम्हारे माता पिता की आत्मा आकाश में है। अगर उन्हें पता चला कि तुम ऐसा कर रहे हो तो वे नीचे आकर तुम्हें जरूर पीटेंगे। मैं जानता हूं, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। मैं भी गांव के लिए ही कर रहा हूं। दीर्घकालीन विकास के बारे में सोचो। आखिरकार अभी सबका पेट नहीं भरता। अगर इस मामले से सबके पास खेती के लिए जमीन हो, पैसे कमाने का जरिया हो, तो सबकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। मुझे विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो यह जमीन एक दिन उम्मीद की फसल जरूर देगी। लिन परिवार के लड़के, मेरे दिल को भी पता है कि तुम हमारी भलाई चाहते हो, लेकिन देखो, इस अकाल में बारिश भी नहीं हो रही। हम बस खेती करना चाहते हैं पर कर भी नहीं सकते। लिन युआन, बारिश के बारे में तुम गांव के छोटे मेंढकों से पूछ सकते हो। वे बारिश का समय बता सकते हैं। मेढक, ये तो एक अच्छा तरीका है। बहू, क्या तू लिन परिवार के लड़के के बारे में कह रही है? क्या वो बैल को बीन बजा सुनाने जैसा नहीं है? तो थोड़ी गंभीरता से बात कर। वो लिन परिवार का लड़का लगातार हमारी मदद कर रहा है। कुछ भी नहीं करती। ये तो बदबूदार औरत बाहर वालों के साथ कैसे देने लगे? बस बारिश हो जाए तो ये जमीन बोई जा सकेगी। ये तो स्वाभाविक है। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। देखो, यह आदमी पैसे कमाने लगा तो सीधा आकर गया है। वो बिना बताए ही चला गया। तो थोड़ा कम बोल। तो कह रहा है ये लिन परिवार का लड़का। वो क्या करने वाला है? वो कहता है कि वो कोई तरीका सोचेगा। क्या वो बारिश के लिए प्रार्थना करने जा रहा है? मैं तो इसे मानने वाला नहीं हूं। क्या उसमें सचमुच आसमान तक पहुंचने की शक्ति है कि हमारे गांव में बारिश करा दे? कुछ दिन पहले मैंने यहां मछली पकड़ी थी। सोचा नहीं था कि यह भी सूख जाएगा। ये 3 साल कब बीतेंगे? अरे छोटी मधुमक्खी, बहुत दिनों से मिले नहीं। लिन युआन, सुनता हूं तुम बारिश मानना चाहते हो। मेरी सलाह है, इस ख्याल को जल्दी छोड़ दो। ध्यान रखना नाव पलट न जाए। तुमने गांव में जो नया रुतबा बनाया था वो बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम कीड़े मकोड़े खबरें इतनी तेज फैलाते हो। मैं अभी यान परिवार से आ रहा हूं और मुझे पता है तुम यहां मेरे ढूंढने आए हो। मुझे एक बात याद दिलाने दो। यान परिवार की पीली गाय। लगभग आधे साल से मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा है। बाहरी दुनिया की स्थिति का मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अब गांव की नदियां सब सूख गई हैं। तुम मेरे कैसे ढूंढ सकते हो? छोटी मधुमक्खी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन अभी गांव की हालत ठीक नहीं है। मुझे कोई रास्ता तो सोचना ही होगा। गांव वाले भूखे मर रहे हैं। मैं बस ऐसे ही हार नहीं मान सकती, भले ही एक किरण भी उम्मीद की हो। अरे बाप रे, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बता सकती हूँ। कुछ दिन पहले मैं पड़ोस के गांव में थी, एक पुराने कुएं के पास। मुझे मेढक की आवाज सुनाई दी। सच में, हम दोस्त हैं। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? शुक्रिया छोटी मधुमक्खी, राह दिखाने के लिए शुक्रिया। छोटे मेढक, क्या तुम यहाँ हो? मैं लिन युआन हूँ। मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है। मैं तुमसे थोड़ी सलाह लेना चाहता हूँ। अरे, क्या छोटा मेढक घर पर नहीं है? तुम लिन युआन हो? छोटे मेढक, तुम यहाँ हो। मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। तुम्हारी प्रार्थना मधुमक्खियों ने मुझे बता दी है। बस अब तुम बारिश के बारे में पूछने आए हो। मैं भी सटीक बता नहीं सकता कि आखिर कब बारिश होगी। इस सूखे कुएं को देखो, ये तल तक सूख चुका है। अगर तुम्हारे पास भी कोई उपाय नहीं है तो गांव वालों का भविष्य कैसा होगा? ये कैसे कटेगा? पहले गुस्सा मत करो। शायद मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें समझना होगा, भले ही मैं बारिश की खुशबू महसूस कर सकता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदल सकता। यह जमीन बहुत सूखी है। चाहे एक बारिश ही क्यों न हो, शायद मूल समस्या का समाधान न हो पाए। छोटे मेढक, क्या तुम मदद करोगी? लिन युआन, देखकर तुम गांव वालों के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करना चाहता हूं। छोटे मेढक, लेकिन अगले कुछ दिनों में तुम्हें हर दिन यहां आकर मेरी खबर सुननी होगी, क्योंकि सिर्फ पानी के स्रोत के पास मैं और सटीक महसूस कर सकता हूं मौसम के बदलाव को। जैसे ही मुझे बारिश आने का एहसास होगा, मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। तुम गांव वालों को खेती के लिए पहले ही कह सकते हो। जब बीज बो दिए जाएंगे तो समय पर बारिश भी आ जाएगी। छोटे मेढक, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने बहुत बड़ी मदद की है। ये साल आपदा का रहा है। गांव वालों के पास खाने को कुछ नहीं है। वे शायद पहाड़ पर भोजन की तलाश में जाएं। ये तुम्हारे लिए यह एक संभावित खतरा है, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। गांव वालों को खेती करने दो। जब उनके पास अनाज होगा तो वे पहाड़ों में छापे नहीं मारेंगे। मैनेजर लो, मैं कुछ बीज खरीदने आया हूं। क्या ये लिन परिवार का लड़का नहीं है? तुम्हारे पास तो खेती की जमीन भी नहीं है, तुम बीज क्यों खरीद रहे हो? जो योजना मैंने आपसे पहले कही थी। गांव की खाली पड़ी जमीन कुछ किराए पर लेने का विचार है। कुछ सूखा सहन करने वाली फसलें उगाना। मैंने गांव वालों से सब बात कर ली है। वे भी मेरे साथ काम करने को तैयार हैं। मैं यही सोच रहा था, बीज तुरंत खरीदने होंगे अगला काम शुरू करने के लिए। सोचा नहीं था तुममें इतनी काबिलियत है, लेकिन हमारी यह जगह तो भगवान भी मेहरबान नहीं है। तुम्हें यकीन है कि यह होगा? हर काम की शुरुआत मुश्किल होती है, तो थोड़ी मुश्किल से हार मान ले। बस छोड़ दो। और मुझे आभास हो रहा है बारिश होने वाली है। हमें बारिश से पहले बीज बोने होंगे। फसल की उम्मीद बची रहेगी।
ठीक है, तुम्हारा इतना विश्वास देखकर मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन बीज चुनूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। अगर नुकसान हुआ तो मुझे मत कहना कि मैंने रोका नहीं। मालिक लो, तुम चिंता मत करो। शुरुआत में थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन गांव वालों के जीवन के लिए मैं ये भी स्वीकार कर लेता हूं। वो किसकी गाड़ी हमारे दरवाजे पर खड़ी है? केवल तुम ही दिन भर काम नहीं करते, इतनी सारी समस्याएं हैं। वो लिन परिवार के लड़के की गाड़ी, तो वो मेरी है। मैंने सोचा कि सामान ढोने में सुविधा होगी। यह वही बीज है जो मैंने वापस लाया था। लिन परिवार का लड़का, तुम हमें ज्वार बोने के लिए कह रहे हो? अरे सिर्फ इतना ही नहीं, मक्का और शकरकंद भी हैं, तिल और बाजरा, ये सभी सूखा सहन कर सकते हैं। ये काउंटी शहर के अनाज की दुकान से खरीदा गया था। यान दादा को तो असली पहचान है और नजर भी तेज है। मैं तो फर्क ही नहीं बता पाता शहर के अनाज की दुकान के बीज और हमारे गांव के अनाज भंडार के बीच में अंतर। मैं तो हमारे गांव का सबसे अच्छा किसान हूं। अरे यार, धरती राजा, अगर ये सूखा मौसम नहीं आया होता तो मैं घर पर आलसी बैठा नहीं रहता। अरे बाप रे, तुम ये धरती राजा बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, आज तो मौका मिल ही गया। बिल्कुल, खेती करना मैं तो इसका विशेषज्ञ हूं। लेकिन लिन परिवार का लड़का, तुमने इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा किया? क्या ये सचमुच सफल होगा? भाई यान, मैंने ये करने का फैसला किया है। निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह करना है, और अभी गांव वालों की जिंदगी बहुत आसान नहीं है। हमें कुछ तो करना ही चाहिए। देखो, मैंने इतने प्रकार के बीज खरीदे हैं, मैं घर घर जाकर बांटूंगा, चाहे थोड़ी सी ही उम्मीद क्यों न हो। हमें तो कोशिश करनी ही चाहिए। लिन परिवार के लड़के, तुम्हारी यह भावना वाकई कमाल की है। चूंकि तुम इतने दृढ़ संकल्प हो, हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। इसके अलावा तुमने मुझे ये गाड़ी भी दी है, आगे अनाज खरीदने बेचने में भी आसानी होगी। मैं हूं तुम्हारे घर की गाय वापस लौटा रहा हूं। बढ़िया चारा खरीदा है, खाएगी तो सेहत बन जाएगी। यकीन मानो ये 6 महीने में सबसे अच्छा चारा है। इसकी सेहत सुधर जाएगी, तुम्हारी खेती में भी मदद करेगी। अरे वाह, बहुत अच्छा। अब आगे क्या करें? बस बीज खरीदकर खत्म नहीं कर सकते। मेरा अनुमान है 4 दिन बाद बारिश होगी। अगर हल्की बारिश हुई तो भी जमीन नम हो जाएगी। जल्दी से बीज बो दो। अगर सब कुछ ठीक रहा, 4 दिन बाद बारिश हुई, फिर से खेतों को सींचा जा सकेगा। इस तरह अनाज भी उगाएगा। लिन परिवार का लड़का, तुम कहो, अगर यह काम सचमुच पूरा हो गया, हमारे गांव के दिन सब कुछ वाकई ठीक हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो जरूर सफल होंगे। ये सिर्फ गांव की समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह गांव के भविष्य पर लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए भी है। मैं तुम पर एक बार भरोसा करती हूँ, फिर भी सच कहूं तो लिन परिवार के लड़के, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हमारे गांव में सूखा पड़ रहा है, तुमने बस एक बार कहा और भगवान ने भी तुम्हारी मदद की, हमारे गांव में बारिश करवा दी। दयालु इंसान, भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। अयान, क्या तुम आज यान दादा के साथ खेत में गए थे? आज यान दादा के साथ खेत जोता। हालांकि बहुत थक गया, लेकिन मन को शांति मिली। ये बारिश तो, अगर बारिश हो जाए तो हमारे गांव को उम्मीद मिलेगी। अयान, तुम हमेशा इतनी मेहनत करते हो, हमेशा गांव के काम में लगे रहते हो, फिर भी अपनी सेहत का ध्यान रखना। बहनोई, ये दवा की दुकान का बिल मैंने इसे व्यवस्थित कर लिया है। थोड़ी देर में देखते हैं क्या कोई खर्च छूट तो नहीं गया। बीज और चारे का खर्च, ये सारे बड़े खर्च दर्ज हैं, लेकिन उन छोटे मोटे पैसे, जैसे ग्राहकों को दी गई कैसिया की चाय, उसमें कितनी कैसिया लगी, ये सब भी गिननी होगी। आयान, तुम सच में बहुत सजग हो। इतनी छोटी सी बात भी तुम्हें इतनी अच्छी तरह याद है। कोई आश्चर्य नहीं, ये गांव वाले कहते हैं तुम इस गांव की रीढ़ हो। हाँ, बस कुछ काम किए जो मेरे बस में थे। वो खेत यान दादा के हैं, गांव चलाते हैं सरपंच, मैं उनके सामने कहाँ ठहरता हूँ। बहनोई, आप बहुत विनम्र हैं। मालिक आज बहुत खुश लग रहे हैं, लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी चिंता है। क्या वो बारिश सच में आएगी? भले ही बारिश थोड़ी ही क्यों न हो, वो बीज को अंकुरित कर सकती है। बस डटे रहो, उम्मीद बनी रहेगी। मैं मालिक पर विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं तुम इन दिनों बहुत व्यस्त हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अच्छी तरह ध्यान रखना होगा अपने शरीर का। शरीर को थकने मत देना। तो गांव वालों का क्या होगा? बस मेरी बीवी ही मेरी फिक्र करती है। ये खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बहनोई, असल में मुझे लगता है तुम गांव प्रमुख से एक और सुझाव दे सकते हो, एक सामुदायिक भंडार बनाने का, ताकि हर परिवार इसमें शामिल हो। इस तरह से न सिर्फ काम जल्दी होगा, बल्कि सबको जुड़ाव महसूस होगा। जिम्मेदारी की भावना और भी ज्यादा होनी चाहिए। आखिरकार हर किसी ने अपना योगदान दिया है, सफलता की संभावना तभी अधिक होगी। ये तो एक अच्छा तरीका है। मैं खेत की स्थिति देखने जाता हूं और फिर गांव के मुखिया से मिलूंगा इस मामले पर चर्चा करने। भैया यान, तुमने गाय को बाहर कैसे निकाल लिया? तुम क्या समझते हो इसे चलते रहना ही होगा? क्या तुम इसे हमेशा पेट भर खिलाकर बैठाए रखोगे? ये दिन ब दिन आलसी होती जाएगी। मालिक सही कहते हैं, मैंने हाल ही में तुम्हारा दिया चारा खाया है, शरीर अच्छा महसूस हो रहा है।
मैं 6 महीने से घर में कैद हूं। बहुत दिनों से बाहर घूमने का मन कर रहा था। हमेशा दूसरों की सेवा करने वाली किस्मत है। अरे लाओयान, तुम इसे ज्यादा मत धकेलना। इसमें अभी थोड़ी जान आई है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे थका कर मार डालो। मुझे पता है, ये बैल है, इसे चलते रहना चाहिए। देखो इसकी फुर्ती अभी तो निश्चित ही है, बहुत देर तक बंधा रहा। शायद यही इसका धर्म है, इस धरती के लिए। अपना योगदान दो। आज कैसे समय मिल गया? पहले तो बहुत व्यस्त थे ना, समय ही नहीं मिला। आप दोनों से मिलने आया हूं। आज खाली था तो घर आ गया। अरे यार छोटू, आ गए तो आ गए। तुम सामान क्यों लाए हो? बुआ, ये बस कुछ जड़ी बूटियां हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, आप इन्हें रख लीजिए। छोटे युवान, तुमने हाल ही में बहुत काम किया है, गांव वालों को बीच बांटते हुए। बहुत मुश्किल रहा है। सरपंच जी, आप ऐसा मत कहिए, ताकि सबका जीवन अच्छा बन सके। लेकिन सरपंच जी, आज मैं वास्तव में एक बात है, आपसे मदद चाहता हूं। अरे छोटे युवान, तुम्हें क्या चाहिए? क्या फिर कोई नया विचार है? मैं एक सामुदायिक अन्न भंडार बनाना चाहता हूं, ताकि हर परिवार इसमें हिस्सा ले सके। खेती, अनाज लाना और बेचना, काम का बंटवारा स्पष्ट होगा, कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, फिर सभी को जिम्मेदारी का एहसास हो गया। इस तरह सफलता की संभावना ज्यादा है। छोटू, ये तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। हमारे गांव को ऐसे संगठन की सख्त जरूरत है, ताकि सब एकजुट हो जाएं और मिलकर प्रयास करें। तुम्हें क्या लगता है, क्या गांव वाले मानेंगे? मेरे ख्याल से बस हमें तक सबको समझा देना है। गांव के भविष्य के बारे में सोचो। मुझे यकीन है सब साथ देंगे, क्योंकि आखिरकार हर कोई एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। छोटे युवान, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, लेकिन मुझे लगता है ये काम ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैं और लाओ कोई, हम सबको जुटाने में तुम्हारी मदद करेंगे। हम लोग जल्द से जल्द इस अन्न भंडार को आप दोनों के साथ मिले तो मेरा दिल मजबूत हो जाता है। जब हमारी यह टीम बन जाएगी, हम नियमित बैठक करेंगे, देखें और क्या करना है, बाकी समस्याओं का समाधान करना होगा। छोटे युवान, तुम्हारी दूरदृष्टि है, आगे चलकर हमारे गांव का भविष्य तुम जैसे नौजवानों पर ही निर्भर है। सरपंच जी, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। असली धन्यवाद तो ये सबका मुझ पर विश्वास है। छोटे युवान, तुम विनम्र मत बनो, बाद में जल्दी मत जाना। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सूप बनाती हूँ, शरीर को पोषण देने के लिए। देखो तुम हाल ही में पतले हो गए हो। बुआ, कोई जरूरत नहीं है। अरे जाओ जाओ जाओ, तुम औपचारिकता न करो, तुम्हारी बुआ है ना, बस दिल बहुत अच्छा है। अगर तुम खेत में भूखे रहकर जाते तो हमें बहुत बुरा लगेगा। चलो चाय पीते हैं। गांव के मुखिया ने अभी तक लोगों को इकट्ठा नहीं किया है। मैं पहले पहाड़ पर चलता हूँ, दुकान के लिए कुछ जड़ी बूटियां लेकर आऊंगा। मुझे याद है, पिछली बार जब मैं पहाड़ पर गया था, एक छायादार जगह पर बहुत सारी जंगली हनीसकर थी, तो चलो कुछ हनीसकर लेकर चलते हैं। ये बच्चा सचमुच चुप बैठना नहीं जानता। अभी गांव के काम से फुर्सत मिली है, फिर से जड़ी बूटियां खोदने चला आया। हनीसकर थकान दूर करने में मदद करता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी सब लोग खेती में लगे हैं, जरूर काम आएगा। कितना ध्यान रखने वाला अच्छा बच्चा है। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? माँ वुल्फ, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं भी सोच ही रहा था, काश आज आपसे मुलाकात हो जाती। माँ वुल्फ, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं भी सोच ही रहा था, काश आज आपसे मुलाकात हो जाती। हे उपकारिक, आप तो आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं। पहाड़ के नीचे गांव के लोग सब कहते हैं तुम उनकी रीढ़ की हड्डी हो। मेरी नजर में तो तुम्हारे कंधों पर सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं है, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद भी है। वुल्फ माँ, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। ये सिर्फ मेरी एक की कमाई नहीं है, ये सबके सामूहिक प्रयास का नतीजा है। ये सब मुझ पर ही निर्भर है। इतना भारी बोझ मैं अकेले नहीं उठा सकती। आपके बच्चे कहाँ हैं? मैंने उन्हें नहीं देखा। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी दुनिया और जिंदगी है, बस कभी कभार मुझे देखने आ जाते हैं। माँ भेड़िया, आप सचमुच कमाल की हैं। आपका बच्चा इतना छोटा है, अकेले रहने लगा है। अरे हमारे गांव जैसा नहीं है, यहाँ सब में जोश तो खूब है, लेकिन अनुभव की कमी है। कोई भी काम करो, धीरे धीरे ही सीखना पड़ता है। जहाँ चाह वहाँ राह। मुझे विश्वास है कि गांव वाले मेहनत करें तो जरूर सफल होंगे। आपकी शुभकामनाओं का शुक्रिया। हे महानुभाव, देखिए ये हैं जंगली पुदीना। ये साधारण लगते हैं पर तरोताजा कर देते हैं। कभी कभी इंसान भी जड़ी बूटी जैसे होते हैं, बाहर से साधारण लगता है, लेकिन सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा काम कर सकता है। आप तो मेरे सच्चे हितैषी हैं। हर बार आपसे मिलकर कुछ नया सीखने को मिलता है। जब ये पुदीना तैयार हो जाएगा तो और लोगों की मदद कर पाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे दिल में गांव बसता है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी मत भूलना। केवल तब जब तुम स्वयं मजबूत होगी, तभी सबको आगे ले जा सकती हो। मैं जानता हूं वो भेड़िए की माँ है, लेकिन अभी गांव में बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं अभी रुक नहीं सकता। इस समय के बाद मैं जरूर एक दिन निकलूंगा, अच्छे से आराम करूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, इस मेहनती बच्चे की रक्षा करें, उसकी इच्छा पूरी करें, जल्दी बारिश हो जाओ।
माफ करना दोस्तों, थोड़ी देर हो गई, कुछ काम था। कोई बात नहीं, हम भी अभी अभी इकट्ठे हुए हैं। तुम देखो, इसमें क्या लिखा है? यहां देखो। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। देखते हैं। तुम भी देखो। मैं सबको समझाता हूं। इस कागज की बात यह है, बहुत सीधी सी बात करता है। बस यही बताता है हमारे गांव के अन्न भंडार के बारे में। हर काम की जिम्मेदारी इस कागज से। आज के बाद हम सभी लोग, जो भी पैसा कमाएगा उसे गांव वालों में बांटेगा। अब कोई चिंता नहीं, अपनी खेती करो, अनाज बिकने की फिक्र नहीं, नुकसान नहीं होगा। ये समझौता पत्र, ये बात है सब लोगों की, साथ मिलकर समृद्धि का रास्ता। मुझे लगता है ये ठीक है। मैं पहला हस्ताक्षर करता हूं। क्या मैंने तुम्हारे पिता को नहीं बुलाया था? तुम कैसे आ गए? वो काम से नहीं आ सके, मैं उनकी जगह आकर देख रहा हूं। अगर यह बात विश्वसनीय है तो पूरा समर्थन है। मुझे लगता है यह समझौता काफी ठोस है। सब मिलकर पैसा कमाएंगे। युवाओं के पास नए विचार हैं, यह अच्छी बात है। फिर भी आपसे और सलाह करनी होगी। हाँ सरपंच जी, ये लाभ का अनुपात, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? अगर कोई आलसी निकला तो? यह अन्न भंडार का मामला सिर्फ इस पर निर्भर नहीं है। कागज के एक टुकड़े से सब हो जाएगा। ये हम सब पर निर्भर है, मिलकर प्रयास करने से। और फिर अगर कोई आलस करेगा तो खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हमारे गांव के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम मेहनत करने वालों को नुकसान नहीं उठाने देंगे। मैं देखना चाहता हूं कौन चालाकी दिखाने की हिम्मत करता है। सरपंच सही कहते हैं, अब जो तय हुआ है तो तुरंत करते हैं। ये दस्तावेज मैं समझ गया हूं। मैं हस्ताक्षर करता हूं। आओ आओ आओ। इन सालों में हमारे गांव में कभी नहीं था कोई ठीक रास्ता। अब तो सचमुच उम्मीद की किरण दिखाई दी है। ये सब ग्राम प्रधान की बदौलत है और लिन युआन जैसे नौजवानों की वजह से। पेई दादी, यह मेरी कोई खास उपलब्धि नहीं है, ये तो सभी लोगों का मिलकर किए गए प्रयास का नतीजा है। मैंने बस थोड़ी दौड़ धूप और मदद की है। तुम बिल्कुल शर्माना मत। यीशान के मामले में अगर तुमने सुझाव नहीं दिया होता, इतनी जल्दी कैसे दिशा मिल पाती? गांव वाले सब देख रहे हैं। सही कहा लिन युआन भैया, सुनता हूं तुमने एक दवा की दुकान भी खोली है। सबको क्यों नहीं, सीधे जड़ी बूटियां उगाने दो। जड़ी बूटियों की फसल को समय लगता है, तकनीकी कौशल बहुत जरूरी है। अब ये उपयुक्त नहीं है। ईमानदारी से अनाज उगाओ। ली परिवार के लड़के, अपने लिए युवान भैया की सुनो। बिल्कुल सही। छोटे युवान, हमारा अनाज पैदा होने के बाद बेचने की क्या योजना है? इसकी चिंता मत करो। मैंने शहर के अनाज भंडार के साथ लंबे समय के सहयोग पर बात तय कर ली है। बस हमें नियमित रूप से अनाज पहुंचाना है। बिक्री की कोई समस्या नहीं है। बाद में हम फिर धीरे धीरे अन्य फसलों का विस्तार करें, बड़ा और मजबूत बनने का प्रयास करें। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से काम बांट लें। खेती की जिम्मेदारी किसकी है? अनाज बेचने की जिम्मेदारी किसकी है? जल्दी से व्यवस्था करो। अभी तो बारिश हुई ही नहीं, इतनी जल्दी हस्ताक्षर करने की क्या जल्दी है? ओ लाओ डोंग, ये दस्तावेज हस्ताक्षर हो जाए तब हमारा दिल शांत होगा। हालांकि अभी बारिश नहीं हुई, लेकिन हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। बारिश आने का इंतजार मत करो कि हम घबरा जाएं। मुझसे ऐसा तो नहीं कहा था। तुमने कहा था लिन परिवार का वो लड़का बहुत चालाक है, शायद कोई जाल बिछा रहा है। हमारी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब तुमने मन क्यों बदल लिया? तुमने लिन परिवार के लड़के का साथ दिया, वो पहले की बात थी। लिन परिवार का लड़का अब हमारे लिए बीज भी खरीदता है और एक पैसा भी नहीं लेता। जब फसल बिकेगी तो पैसे ले लेना। हमें मुनाफा भी बांट रहे हैं। तुम्हें और क्या नाराजगी है? तो बारिश का क्या? इस अकाल वर्ष में बारिश नहीं है। ये जमीन कैसे बोएंगे? अरे डोंग दादा, ये बारिश जरूर होगी। मैंने मेढक से पूछा है। तुम मेढक से पूछो। मैंने स्वर्ग के राजा से भी पूछा है। हम भगवान ने कहा यह बारिश बिल्कुल नहीं होगी। सचमुच बारिश हो रही है। हे दाता, बारिश हो रही है। सच में बारिश हो गई। हे उपकारी, तुम सच में जादूगर हो। जल्दी जाओ, जल्दी देखो, सच में बारिश हो गई। बहुत अच्छा, ये बारिश, ये तो हमारे गांव की जान बचाने वाली बारिश है। भगवान ने आखिर हम पर दया दिखाई है। अरे कौन कहता है कि नहीं? हमारी जमीन बच गई। अब फसल भी उगाई जा सकेगी। ये सामुदायिक भंडार का मामला भी आसानी से आगे बढ़ सकेगा। हाँ हाँ, लगता है ये छोटा युवान सिर्फ व्यापार ही नहीं जानता, बल्कि समय और लोगों का सहयोग भी समझता है। बहुत बढ़िया, ये बारिश शुरू होते ही हम बीज बो सकेंगे।
फसल आने पर सबका साल अच्छा बीतेगा। सही कहा। बारिश सचमुच हो गई। लगता है मैंने गलत समझा लिन युआन को। लाओ डोंग, मैं कहता हूं अब और नुक्ताचीनी मत करो, सबके साथ मिलकर खुशी मनाओ। ये समय पर हुई बारिश आखिरकार सभी को एक सुकून दे गई। ऐसा लगता है मुझे एक मौका ढूंढना होगा। छोटे मेंढक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जब तुम छोटे मेंढक को ढूंढने जाओगे, क्या मुझे भी साथ ले सकते हो? मैं भी इतने शानदार छोटे मेंढक से दोस्ती करना चाहता हूं। बिल्कुल। ओ छोटी युवान, गीले मत होना, जल्दी से बरसाती पहन लो। ये बारिश समय पर हुई है, लेकिन खुद को थका मत डालना। तुम हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। पूरा गांव तुम्हें देख रहा है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो ये बारिश हमारे गांव की नई शुरुआत बनेगी। हाँ, नई शुरुआत, नई उम्मीद। दीदी, मैं वापस आ गया हूं। जीजा, यह अन्न भंडार का मामला कैसा चल रहा है? दीदी, तुम अभी इतनी चिंता करती हो। ये चांद का काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। ग्रामीण सभी सहमत हो गए हैं। अब बस बारिश रुकने का इंतजार है, फिर खेती शुरू करेंगे। तुम्हारा ये कहना सुनकर मुझे चैन मिला। बस हाल ही में घर के मामले और गांव के कामकाज। तुम तो बहुत व्यस्त रहते हो। मेरी तबीयत भी इन दिनों ठीक नहीं है, इसलिए तुम और शिवशी के पास अकेले रहने का मौका नहीं मिला। दीदी, मैं और युवान अकेले कैसे रह सकते हैं? बिना सोचे समझे मत बोलो। पहले ये दवा पी लो। अभी तुम्हारा मुख्य काम है बस अपना ख्याल रखना। बाकी बातों की चिंता मत करो। मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं बस जानना चाहता हूं ये तुम्हारा पेट कब तक कोई खबर होगी? दीदी देखो, तुम फिर से शुरू हो गई। तो बड़ी दीदी के मत के अनुसार कब कोई खबर होगी? कब तक उचित रहेगा? आज रात कैसा रहेगा? तुम दोनों यहां ये सब बातें कर रहे हो, शर्म भी नहीं आती? बहन, दीदी, मैं सोने जा रही हूं। तुम और बहनों जल्दी आराम करना। आज तुम्हारी दीदी कैसी है? इतनी मजाकिया क्यों है? बात तो सही कह रही हो, तुम्हें वाकई आराम करना चाहिए। तुम रोज दीदी की देखभाल करते हो, बहुत मेहनत करते हो, देखकर मेरा दिल दुखता है। बहू, चलो अब आराम करते हैं। मैं तुम्हें नई ये दिखाने ले चलता हूं। बारिश रुकने तक खेत के किनारे थोड़ा टहल लेते हैं। अगर तुम थक गई तो मैं तुम्हें कंधे पर ले लूंगा। क्या तुम राजी हो? मैं राजी हूं। तुम बुरे हो, बोला नहीं तो बीवी कहां से मिलती। हमारे मददगार छोटे मेंढक कहाँ हैं? छोटा मेंढक थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं देख रहा हूं तुम्हारा चेहरा खिला हुआ है और तुम लगातार मुस्कुरा रहे हो। क्या कल रात तुम और तुम्हारी बीवी जमकर लड़े हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी मानने से इनकार? तुम्हारे बोल और व्यवहार ने तुम्हें पहले ही उजागर कर दिया है। लेकिन प्यार की यह चीज कितनी अच्छी है, तुम इसमें मस्त हो। मैं भी एक साथी ढूंढना चाहता हूं। तो तुम मेरे कुत्ते डहवान के बारे में क्या सोचती हो? डहवान, वो इतना सुंदर है, मैं उसके योग्य कैसे हो सकती हूँ? सुंदर? मेरा डहवान हर दिन मिट्टी में लुटता रहता है, अब तो बिल्कुल एक आवारा कुत्ते जैसा लगता है। तुम्हारी नजरों में ये सुंदर लगती है। तुम ये सब बातें बार बार क्यों कर रहे हो? क्या हम छोटे मेंढक को ढूंढने नहीं आते? छोटा मेंढक कहाँ है? मुझे पता था तुम आओगे। ये है, ये ग्राम प्रधान कुई का कुत्ता है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं इसे ले आया। छोटा मेंढक, मेरे रक्षक ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, तुम्हारे शानदार कारनामों के बारे में। आज खास तौर पर मिलने आया हूँ। अब से हम दोस्त हैं। सरपंच चोई का कुत्ता, मुझे याद है तुम पहले मेरे पीछे बहुत भागते थे, अब स्वभाव कैसे बदल गया? ठीक है, अब जिद मत करो, अब हम सब दोस्त बन गए हैं। तो चलो गांव के लिए कुछ करते हैं। छोटे मेंढक, अगर तुमने बारिश का अनुमान लगाकर मदद न की होती तो सबके मन में कोई यकीन नहीं होता। हे, ये कुछ खास नहीं है, मैं तो अनुभवी हूं। लेकिन लिन युआन, तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए, सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना काफी नहीं है। आगे खेती करते समय सबको पूरी लगन से काम करना होगा। चिंता मत करो, ये काम का काम पूरा हो गया है। हर किसी के पास एक काम है। आलस तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जब फसल अच्छी हो जाएगी तब मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। अरे छोड़ो भी, मैं तो इंसानों का खाना नहीं खाता। अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मेरी मदद करो कुछ सुंदर मादा मेंढक ढूंढने में। तो तुम भी इतनी व्यवहारिक हो? लगता है हम दोनों काफी अलग हैं। अच्छा, आप बैठिए बैठिए। मुझे लगता है आपको हाल ही में मुंह के छाले हुए हैं। हमारी जिन इन हुआ आजमा कर देखिए। जिन इन हुआ की बात करें तो इसमें गर्मी दूर करने का गुण होता है। ये जिन इन हुआ अच्छी लग रही है, दाम भी ठीक है। मुझे 2 पैकेट दे दीजिए। जी भैया, बिल्कुल। बढ़िया, अगर आपको यह अच्छा लगे
तो अगली बार फिर आ सकते हैं। हमारे पास और भी ठंडक देने वाली जड़ी बूटियां हैं, सब आपके लिए तैयार कर सकते हैं। आपकी ये दुकान, यहाँ के कर्मचारी भी बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर फिर आऊंगी। यह महोदया, क्या आपको हाल ही में हमेशा लगता है गला सूखा और बेचैन है? ये पुदीने की चाय है, ये गर्मी दूर कर गला तर करती है। आप पहले चख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो हमारी दुकान में सूखे पुदीने की पत्तियां भी मिलती हैं। ये चाय वाकई बहुत अच्छी है, ताजगी देती है और आरामदायक है। मुझे भी थोड़ी पुदीने की पत्तियां देना, मैं घर जाकर खुद बना लूंगा। ठीक है। यान दादा ने मेरी मदद करके इसे ढूंढा। दो नए सहायक, दोनों मेहनती और भरोसेमंद हैं। अगर बड़ी दीदी ने उन दोनों को देख लिया तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। अरे जाओ काउंटी मजिस्ट्रेट, जल्दी बैठिए। लिन युआन, तुमने ये दुकान बहुत अच्छी चलाई है, अब तो तुम्हारी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई है। आज मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, क्या आप हमारे यहाँ की चीज चखना चाहेंगे? यह नई आई पुदीने की चाय है, ये ठंडक देती है और गर्मी दूर करती है। यह इस मौसम के लिए बिल्कुल सही है। अच्छा, वाह, ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, ठंडक और गर्मी से राहत देने वाला। आपकी ये दवा की दुकान न सिर्फ औषधियां बेचती है, बल्कि मेहमानों का स्वागत भी पूरे आदर से करती है। जाओ काउंटी मजिस्ट्रेट, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। केवल ग्राहकों को संतुष्ट करके ही हमारी यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आप आज यहाँ आए हैं, क्या कोई बात है? सच कहूं तो आज यहाँ आने का कारण एक बात पर चर्चा करनी है। हाल ही में हमारे जिले में एक जड़ी बूटी प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी स्थानीय जड़ी बूटियों को जान सकें। मैं तुम्हारी दुकान देख रहा हूँ, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिनिधि बनकर भाग लो। यह एक अच्छा मौका है, इससे सिर्फ लोगों को जानकारी मिलेगी जड़ी बूटियों के बारे में, बल्कि हमारे गांव का भविष्य भी सुधरेगा। जड़ी बूटियां उगाना, नींव रखना। जिला मजिस्ट्रेट जाओ, आप निश्चिंत रहें, इस मामले में मैं पूरा सहयोग दूंगा। आपके ये शब्द सुनकर मैं निश्चिंत हो गया। विस्तृत मामलों पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज हम आपके व्यवसाय में और विघ्न नहीं डालेंगे, लेकिन ये पुदीना चाय का खर्च। अरे जाओ काउंटी मजिस्ट्रेट, चांदी के सिक्कों की क्या जरूरत है? भविष्य में हमें आप जैसे महान व्यक्ति पर ही निर्भर रहना है। शाओलिन, देखो ये फसल कितनी अच्छी बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, हमेशा बारिश न होने की चिंता रहती थी, अब सब ठीक है। अरे भगवान ने दया दिखाई है, और हम सबके मिलकर प्रयासों से खेत में ये पौधे सब बहुत तरोताजा लग रहे हैं। मेरे रक्षक, मुझे आभास हो रहा है इस साल हमारी फसल निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। लेकिन तुम जल्दी खुश न हो, हमें सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए। इन फसलों की अच्छे से देखभाल करनी होगी। मैं समझ गया, भैया यान और दीदी चू इतनी अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं, ये तुम्हारे बिना संभव नहीं था, तुम्हारी कड़ी मेहनत के बिना। अब आगे और महत्वपूर्ण है, इन पौधों को मत होने दो कीटों या सूखे बाढ़ का शिकार। छोटे लिन, तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारी बड़ी बहन चू यहाँ हैं, रोज यही नजर रख रहा हूँ। ये बैल तो पहले से कहीं ज्यादा मेहनती हो गया है, इन पौधों को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम क्या बात करते हो, मानो मैं रोज काम ही नहीं करता। मैं तो रोज बाल्टी लेकर इधर उधर दौड़ता रहता हूँ, देखो जगह जगह घिस गया है। सबसे ज्यादा तो मैं थक गया हूँ, सारी श्रेय मालिक को क्यों मिल रही है? चलो छोड़ो भी, सभी लोगों का योगदान है। फसल कटाई के समय चलो अच्छे से जश्न मनाते हैं, फिर गांव के सभी लोगों को बुला लेते हैं, कुछ अच्छा खाना खाते हैं। पर लिटिल लिन, जश्न की बात हम पहले छोड़ देते हैं, क्या हमें कुछ समय निकालकर बात करनी चाहिए? अगली बार खाद डालने का समय। बिल्कुल सही, मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन खेत की उर्वरता जल्द ही खत्म हो जाएगी। अगर खेत में खाद नहीं डालेंगे तो पौधे चाहे कितने भी अच्छे हो, वे टिक नहीं पाएंगे। ये काम सचमुच टाला नहीं जा सकता। ऐसा करते हैं, कल मैं कस्बे जाऊंगा, देखता हूं कि मिलते हैं या नहीं। खाद डालने के कोई अच्छे तरीके फिर से सीख लूंगा, कोई नई खेती की तकनीक है या नहीं। हम लोग न केवल उत्पादन सुनिश्चित करना है, गुणवत्ता भी सुनिश्चित करनी है। इस साल अच्छी कीमत पाने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है छोटी लिन, तुम्हारे नेतृत्व में हमारा दिल बहुत आश्वस्त है। छोटी युवान के साथ काम करेंगे। बिल्कुल सही। बहू, तुम आ गई। मैंने देखा है कि तुम हाल ही में खेतों में ही लगी रहती हो। इन फसलों को देखकर मैंने तुमसे कहा नहीं था, तुमने तो मुझे पहले कई बातें बुला दी हैं। मैं भूलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आजकल खेत के काम में बहुत व्यस्तता है, समय ही नहीं मिल पाया। आज मैंने खास तौर पर एक दिन निकाला है, तुम्हारे साथ यहाँ खेत में घूमने आया हूँ। देखो ये धरती कितनी सुंदर है, सोने जैसी चमक, सोने की परत चढ़ी हुई है। इन फसलों पर चलते हुए दिल को सुकून मिलता है। तुम बहुत खूबसूरत हो,
तुम फसलों से भी ज्यादा सुंदर हो। क्या इस तरह की तारीफ होती है? तुम क्या करने वाले हो? ऊपर आओ। अरे बाप रे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। मैं तो तुम्हारी ताकत बचा रहा हूं। मुझे तुम्हारी बचाई हुई ताकत नहीं चाहिए। जल्दी मुझे नीचे उतारो। सोचा न था मेरी बीवी इतनी हल्की है। लगता है कुछ अच्छा खिलाना पड़ेगा ताकत के लिए। अरे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी इतनी हल्की है। लगता है कुछ पौष्टिक खाना चाहिए। बकवास मत करो, जल्दी मुझे नीचे उतारो, नहीं तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, अब तंग नहीं करूंगा। चलो साथ साथ थोड़ा टहल लेते हैं। देखो कितना शांत है, हवा में भी फसल की खुशबू है। ईवान, क्या तुम सोचते हो हमारा भविष्य इस खेत की तरह हर साल बेहतर होगा? हमारा जीवन सब निश्चित रूप से बेहतर होता जाएगा। जब पतझड़ की फसल अच्छी होगी तो हम अपने घर के लिए कुछ नई चीजें भी ला सकेंगे। उस समय तुम क्या चाहोगी, मैं तुम्हारे लिए वो सब खरीदूंगा। तो मैं आकाश के तारे चाहती हूँ, क्या तुम वो मेरे लिए खरीदोगे? तो मैं एक सीढ़ी बनाने का तरीका ढूंढूंगा और तारे तोड़कर तुम्हें दूंगा। लेकिन उससे पहले अभी तो बस मेरे साथ देखो इस खेत को। वे तो तारों से भी ज्यादा चमकीले हैं। हाँ सचमुच, तारों से भी ज्यादा चमकदार। दोस्तों, इस बार मैं जिले से विशेषज्ञ लेकर आया हूँ, खासतौर पर हमारे लिए खेती की उच्च उपज वाली खाद और 3 किताबें भी हैं। वो खेती के तरीके सिखाती हैं। हम फसलों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। छोटू, तुम सचमुच आराम नहीं कर सकते है ना? यह जमीन तुमने इसे इतनी मेहनत से सजाया है। कुछ दिन पहले मैंने शहर जाकर सुना था, शहर के अनाज व्यापारी वे इस अच्छी क्वालिटी के अनाज के लिए मांग तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमें इसे जरूर भाप लेना चाहिए। इस मौके को इस खेत को अच्छी तरह जोतना है ताकि साल मंगलमय हो। बिल्कुल सही कहा छोटे युवान, सिर्फ चतुरी नहीं और वो भी मेहनती और ईमानदार है। इसके अलावा हम सब लोग मिलकर एकजुट हो जाएं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमारी यह जमीन सोने जैसी उपजाऊ बन जाएगी। अरे सरपंच जी, आपकी वही मीठी जुबान, कितनी अच्छी बात कही। लेकिन सच कहूं तो हम लोग इन दिनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। और देखो मेरी बूढ़ी गाय सूखकर काटा हो गई है। अपनी बूढ़ी गाय की बात मत करो, सबको पता है तुम कम चारा डालकर पैसे बचाना चाहते हो। आर्या दीदी, क्या हम मेरे पेट में पल रहे बच्चे का नाम रखें? देखो मेरा पेट कितना बड़ा हो गया है। ऐसा ना हो कि वो पैदा तो हो जाए लेकिन उसका कोई नाम ही ना हो। हाँ बिल्कुल, फिर हम सारा परिवार बैठेंगे, अच्छी तरह सोच विचार करेंगे और फिर पूरे गांव को बुलाकर एक साथ जश्न मनाएंगे। वाह क्या बढ़िया सोच है। देखो लिन परिवार का लड़का, दिमाग तो बहुत तेज चलता है। ये खेत बहुत अच्छी तरह जोता गया है। घर के सारे काम भी बिल्कुल सही तरीके से किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। फिर जब समय आएगा हमारे पूरे गांव के बूढ़े और जवान सभी एक साथ इकट्ठा होंगे, बहुत धूमधाम से। त्योहार से भी ज्यादा खुशी का माहौल है। छोटे युवान का ये सुझाव बहुत अच्छा है। न सिर्फ फसल की अच्छी पैदावार का जश्न बल्कि होने वाले बच्चे के लिए भी नाम रखना, ये तो एक पंच दो काज है। लेकिन ये नाम रखने का काम लापरवाही से नहीं कर सकते। एक शुभ नाम चुनना होगा, उसे भी इसकी इस सुनहरी धरती की किरण मिले। अयान, तो क्या तुम्हारे मन में कोई अच्छा नाम है? अगर तुमने नहीं सोचा है तो मैं कुछ सुझाव देती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी याद आए कह सकती हो, लेकिन कोई भी नाम हो उसे ऐसा होना चाहिए कि जब टेन टेन बड़े हो तो उसे अपने नाम पर गर्व हो। क्या तुम जल्दी जानना चाहती हो कि टेन टेन का नाम क्या है? बिल्कुल, क्या तुम नहीं चाहते? अरे लगता है बड़ा पीला कुत्ता भी इंतजार नहीं कर सकता। तो लगता है हमें जल्दी करनी चाहिए। अब इस पर विचार करना होगा। नाम रखने की बात करें तो एक अच्छे अर्थ वाला चुनना होगा। हमारी इस सुनहरी धरती के आशीर्वाद के साथ टीटीएम का जन्म भी इसी खेत में हुआ था। इस साल भी अच्छी फसल है, क्यों न इसे गोल्डन स्पाइक कहें। यह समृद्धि और आशा का प्रतीक है। ये नाम सुनने में भी अच्छा लगता है ना? ये नाम बहुत अच्छा है, सुनते ही खुशी महसूस होती है। अरे ये तो अभी भी झलक रहा है, हम किसानों की सादगी और ईमानदारी। हाँ बिल्कुल, अब से हमारे गांव का भविष्य दिन ब दिन और उज्जवल होता जाएगा।